नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चैप्टर 31 to 40। जासिम को विशेष धन्यवाद। उन्हें अपनी कक्षाओं के दौरान इसे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने इस अध्याय और अगले अध्याय को पूरी तरह से प्रायोजित करने की कृपा की। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद 100। इसके बाद एक और अध्याय प्रकाशित होगा, फिर मुझे आखिरकार आराम मिलेगा, यानी विश्राम का समय। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। ज़ॉक्स, लिन हाई और लिन फैंग बड़े मंच पर खड़े मेजबान की ओर बढ़ रहे थे। एक तरफ बने चबूतरे पर, जहां बैठने की जगह ऊंची थी, लिन बादाओ, लिन जेन, लिन हाओरान और लिन कियान बैठे थे। वे सीधे बैठे थे, सिर ऊंचा किए हुए, मानो वे लिन परिवार के मुखिया हों। जब कुल के मुखिया लिन झेन ने लिन हाई और लिन फैंग को आते देखा तो वह खड़े हो गए और स्पष्ट ऊंची आवाज में बोले, आप आखिरकार आ ही गए, इसलिए हम वार्षिक बैठक शुरू करने के लिए तैयार हैं। जब लिन हाई ने लिन झेन की आवाज सुनी तो वह चलना बंद करके उसे घूरने लगा। फिर सब लोग लिन हाई को हैरानी से देखने लगे, मानो सोच रहे हो कि उसे क्या हो गया है। लिन हाई, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? लिन हाई को चलते चलते रुकते देख लिन झेन ने पूछा। हम, लिन बादाओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लिन कबीले का वर्तमान मुखिया कौन है? लिन हाई ने ठंडे स्वर में पूछा। लिन बादाओ स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने शांत रहने का नाटक करते हुए जवाब दिया, बेशक आप, लिन हाई। तो फिर मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या लिन कबीले की वार्षिक बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है? लिन हाई ने लिन जेन की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी बात जारी रखी। बिल्कुल ऐसा ही है। हर साल हमारे कबीले की वार्षिक बैठक साल का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है। बहुत अच्छा, तो मेरा एक और सवाल है, उस बड़े आयोजन के प्रबंधन का जिम्मा किसके पास है? लिन हाई के सारे सवाल सुनकर लिन जेन का चेहरा हताश दिखने लगा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि हाई के उन सभी सवालों का क्या मतलब था। कुल का मुखिया प्रभारी होता है। अब जब मुझे ये स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि सब कुछ कुल प्रमुख लिन जेन द्वारा संभाला जा रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वहां ऊपर क्या कर रहे हैं? मैं अभी भी हमारे लिन कुल का प्रमुख हूं, है ना? लिन हाई का लहजा बेहद कठोर था। लिन जेन और लिन बादाओ लिन हाई को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। यह कोई रहस्य नहीं था और इतने लंबे समय से चल रहा था कि लगभग सभी को इसके बारे में पता था। लिन जेन दिन ब दिन और भी ज्यादा उद्दंड होता जा रहा था। आज तो उसने लिन हाई के बैठने का इंतजार किए बिना ही कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी। हे चाचा जी, आप थोड़ा देर से आए। आदरणीय बड़े तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्या उनका अपने कर्तव्यों का पालन करना गलत है? चाचा जी को कुछ समझ नहीं आ रही, लिन कियान ने तटस्थ स्वर में कहा। चुप रहो, गुस्से में आग बबूला हुए लिन हाई चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार के मुखिया की बात काटने की? लिन बादाओ, अपनी बेटी का ख्याल रखना। अब तक उसे किस तरह की घटिया शिक्षा मिली है? लिन कियान का चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। वह मन ही मन लिन हाई को कोस रही थी। वह आदमी कबीलों का मुखिया बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और अभी से अपना आपा खोने लगा है। कम से कम वह तुम्हारे बेटे से तो बहुत ताकतवर है, उस निकम्मे को तो शिक्षित होना चाहिए। लिन बादाओ ने लिन फैंग की आंखों में देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन परिवार में सभी ने लिन कियान की उपलब्धियों की प्रशंसा की थी, भला लिन हाई उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अपनी जबान संभाल कर बोलो। लिन परिवार का ये छोटा सा मुखिया मेरी पंथ की नजरों में एक तुच्छ व्यक्ति है जिसकी कोई शक्ति नहीं है। लिन कियान के बगल में खड़ी हाओ युए पंथ की एक लड़की ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उस लड़की ने शानदार वस्त्र पहने हुए थे। उसके चेहरे पर लिन कियान की तरह ही कठोर भाव थे। वह हाओ युए पंथ की एक कुलीन शिष्या थी। वह लिन परिवार को नीचा समझती थी और उन्हें सम्मान देना उचित नहीं समझती थी। तुम कहते हो कि तुम्हारा युए हाओ संप्रदाय वाकई असाधारण है, तो फिर तुम लिन वंश के सदस्यों के साथ बराबरी पर क्यों बैठे हो? लगता है मेरे पिता, जो लिन वंश के इकलौते मुखिया हैं, ने तुम्हें कभी हमारे साथ शामिल होने का न्योता ही नहीं दिया। तुम तो वाकई बेशर्म लगते हो। मुझे लगता है युए हाओ संप्रदाय तो हद से ज्यादा बेशर्म है। लिन फैंग, जो अब तक चुप था, बोला। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर उसने बोलना शुरू कर दिया। बुद्धि के मामले में भला कौन उसका मुकाबला कर सकता था? उसे 2 जन्मों का अनुभव था। उस दुनिया में भाषा का गहरा महत्व होता है। उस बदतमीज लड़की के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, लेकिन फिर उसने तुरंत ठंडी मुस्कान के साथ कहा, युन हाई संप्रदाय का ये निकम्मा भी अपनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं निकम्मा हूं या नहीं, यह अभी मुद्दा नहीं है। कम से कम मुझमें सम्मान और ईमानदारी तो है, उस खास व्यक्ति की तरह नहीं जो किसी के कबीले में जाकर उसके मुखिया का अपमान करता है। क्या हाओ युए संप्रदाय के सभी शिष्य ऐसे ही हैं? वाकई कितनी अजीब बात है। लिन फैंग बेहद व्यंग्यात्मक लहजे में बोल रहा था। यह देखकर सबके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। अरे जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाओ युए संप्रदाय का अपमान करने की? लिन कबीले के एक बुजुर्ग ने खड़े होकर गुस्से से कहा। वह बहुत क्रोधित थे। ये तो वाकई हास्यास्पद है। वह लिन कबीले के बीच में खड़ी होकर आप सबके सामने लिन कबीले के मुखिया का अपमान करती है और तुरंत ही कोई न कोई उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 7वें एल्डर, क्या आप लिन कबीले के सदस्य हैं या हाओ युए संप्रदाय के कठपुतली? लिन फैंग के शब्द तलवार की तरह तीखे और चुभने वाले थे, मानो किसी बड़े बुजुर्ग के अभिमान को चीर रहे हों। लिन फैंग ने दृढ़ता से ये शब्द कहे और बुजुर्ग की ईमानदारी पर सवाल उठाया। मेरा बेटा सही कह रहा है। 7वें एल्डर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपका सरनेम भी लिन है?
लिन हाई ने लिन फैंग की बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। लिन हाई भी उस समय बेहद हैरान था। उसके बेटे ने न केवल साधना में बहुत तरक्की की थी, बल्कि उसकी बोलने की शैली भी बेहद प्रभावशाली हो गई थी। लिन फैंग के शब्द खून की तरह बहने लगे थे। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आप वाकई कुल के मुखिया हैं। वार्षिक बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें देरी नहीं की जा सकती, इसलिए कृपया ऊपर आइए और लिन कुल के मुखिया के रूप में इसका संचालन कीजिए। लिन बादाओ की स्वीकृति प्राप्त कर चुके लिन झेन ने कहा। उन्होंने एक समझौता कर लिया था। दरअसल वे देखना चाहते थे कि लिन हाई और लिन फैंग कब तक इतने आक्रामक रह सकते हैं। लिन हाई ने अपनी आस्तीनें पोंछी, फिर चबूतरे की ओर चलकर उनके बीच बैठ गया। कब तक तुम इतने घमंडी बने रहोगे? मेरी संस्था के श्रेष्ठ शिष्यों का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन हाई, तुम अपने उस निकम्मे बेटे के अंजाम पर ध्यान दो। लिन कियान ने मन ही मन सोचा। वार्षिक सभा शुरू हो। लिन हाई ने कबीले के सदस्यों के बीच अभ्यास युद्धों के लिए बनाए गए मंचों को देखा। लिन कबीले में 500 से अधिक लोग थे। उनमें से लगभग 18 युवा थे जो कबीले की सबसे युवा पीढ़ी के थे, लेकिन लगभग 70 युवा ऐसे थे जो लिन कबीले के प्रतिभा के स्वर्ण युग से संबंधित थे। दुर्भाग्य से कबीले के कुछ सदस्य अप्रत्याशित थे और उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते थे। लिन कबीला एक इकाई नहीं था, बल्कि छोटे छोटे गुट अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यदि लिन हाई ने गद्दी त्याग दी होती तो यह एक गलती होती और कबीले में अराजकता फैल जाती। लिन हाई के मन में कड़वाहट थी। उसे लिन कबीले और उसके भविष्य को लेकर इतनी चिंताएं क्यों करनी पड़ रही थी? पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी अपना नुकसान नहीं करने दूंगा। अपराधबोध से ग्रस्त लिन हाई ने मन ही मन सोचा। उसे अपने पिता की मृत्युशैया पर कही हुई बातें याद आ गईं। दुर्भाग्यवश वह उन बातों पर अमल नहीं कर पाया था। वार्षिक बैठक वास्तव में लिन कबीले के सभी कनिष्ठ सदस्यों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि उन्होंने कितनी प्रगति की है और लिन कबीले की भविष्य की संभावनाएं कैसी दिखती हैं। युवा पीढ़ी की ताकत का परीक्षण करने के लिए वार्षिक बैठक में कुछ हाथापाई भी हुई। कुल के दूसरे वरिष्ठ ने युद्ध मंच पर जाकर स्पष्ट और ऊंची आवाज में कहा, वार्षिक बैठक का पहला दौर इस प्रकार होगा, ये सबके लिए खुला मुकाबला है, सभी युद्ध मंच पर आएंगे और अंत में बचे 32 सदस्य अगले दौर में जा सकेंगे। लिन कबीले के दूसरे वरिष्ठ ने मंच से नीचे कदम रखा और लिन कबीले के सभी कनिष्ठ शिष्य युद्ध के मंच पर चले गए। लिन फैंग ने अपने पिता लिन हाई की ओर देखते हुए सिर हिलाया। वह भी मंच पर चढ़ गया। मुझे नहीं पता कि लिन कियान शुरू से ही मुझ पर ध्यान केंद्रित करेगी या नहीं। लिन फैंग, जो मंच पर खड़ा था और अपने आसपास के माहौल पर पूरी तरह से ध्यान दे रहा था, ये सोच रहा था। 73 युवा शिष्य मंच पर आ चुके थे। सभी बेहद सतर्क थे, विशेषकर कमजोर शिष्य। वे दूसरों के लिए आसान लक्ष्य थे जिससे उनकी संख्या तेजी से कम की जा सकती थी। लिन कियान मंच पर बिना हिले डुले खड़ी थी। कई अन्य शिष्य हार मानकर मंच छोड़कर जा रहे थे। उनमें अपने से अधिक बलवान शिष्यों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। पहले दौर का उद्देश्य सबसे कमजोर शिष्यों को बाहर करना था। बलवान शिष्य इस स्तर पर शायद ही कभी हमला करते थे, सिवाय तब जब वे जानबूझकर मुसीबत खड़ी करना चाहते हों। लिन कियान निस्संदेह मंच पर मौजूद सबसे बलवान शिष्यों में से एक थी। मंच पर मौजूद अधिकांश शिष्य उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लिन फैंग ने देखा कि कई लोग उसे घूर रहे थे। कई लोगों की आंखें चमक रही थीं, मानो वे लालच से भरी आंखों से लिन फैंग को देख रहे हों। वे सभी उसे आसान निशाना समझ रहे थे। मंच पर कुछ झड़पें शुरू हो चुकी थीं। भला लिए एक युवक लिन फैंग की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके आसपास मौजूद सभी लोग उसे घेरने लगे। लिन फैंग को स्पष्ट रूप से पता था कि वे उसके समय के लायक नहीं हैं। दफा हो जाओ, मंच से नीचे उतर जाओ, अगर तुम यहाँ रुके तो हम तुम्हें बेइज्जत कर देंगे। लिन वू ने लिन फैंग के प्रति अपनी घृणा को दर्शाते हुए कहा। वह 7वें एल्डर का पुत्र था जिसके साथ लिन फैंग ने बहस की थी और उसे अपमानित किया था। 6 महीने पहले जब वे आखिरी बार मिले थे तब लिन वू 7वें ची स्तर पर था। अपने निरंतर प्रशिक्षण के कारण वह संभवतः 8वें ची स्तर तक पहुंच चुका था। उसकी शक्ति लिन यू के समान थी। वह मेरा है, एक बर्फीली ठंडी आवाज ने कहा, जिससे कबीले के कई सदस्यों की रूह कांप उठी। तभी लिन फैंग ने लिन कियान को लाल वस्त्र पहने हुए देखा, जो हमेशा की तरह घमंडी लग रही थी। मेरे लिए सब एक समान है। लिन वू स्पष्ट रूप से लिन कियान से बहस नहीं करना चाहती थी और उसने उसके लिए रास्ता खोल दिया। लिन कियान लिन फैंग के पास गई और बोली, चिंता मत करो, पहले दौर में तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम आसानी से अगले दौर में पहुंच जाओगे। अगर तुम इतनी जल्दी नॉकआउट हो गए तो फिर मजा ही नहीं आएगा। लिन फैंग ने अचंभित होकर कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन कियान उसकी रक्षा करेगी और उसे प्रतियोगिता से इतनी जल्दी बाहर होने से बचाएगी। ये तो मजेदार था, लेकिन इतनी जल्दी हारना, भला वह इसका विरोध कैसे कर सकता था? लिन फैंग समझ गया था कि अगर लिन कियान उसकी रक्षा न करती तो इतने ज्यादा प्रतिद्वंद्वियों के सामने वह पहले ही दौर में हार सकता था। हालांकि युन हाई संप्रदाय के जीवन या मृत्यु के अखाड़े में लिन फैंग ने 9वें क्यू स्तर के एक साधक को एक ही प्रहार में पराजित कर दिया था। लिन कियान क्या कर रही है? वो उस निकम्मे की देखभाल क्यों कर रही है और उसकी रक्षा क्यों कर रही है? लिन झेन ने कहा, जो लिन फैंग को बेवकूफ बनते देखने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बजाय उसने लिन कियान को उसकी रक्षा करते देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और लिन बादाओ से घटनाक्रम के बारे में पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बेकार से इंसान का दूसरे राउंड में पहुंचना एक बड़ा मजाक है? वैसे भी दूसरे राउंड में कई छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं, सबको कई बार लड़ना पड़ता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि दूसरे राउंड की इतनी सारी लड़ाइयों में एक बेकार सा इंसान बिना चोट खाए वापस आ पाएगा? हमें बस दूसरे राउंड का इंतजार करना होगा, असली मजा तो वहीं से शुरू होगा। हे भला मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा होगा। ये वाकई एक मनोरंजक मुकाबला होगा। लिन झेन इस स्पष्टीकरण से बहुत खुश हुआ।
वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि दूसरे दौर में लिन फैंग एक ही वार में पूरी तरह से अपाहिज हो जाएगा। जासिमे को विशेष धन्यवाद, वह आपकी सभी लितों में आपका साथ दे रहे हैं। मैंने इस बात का खास ध्यान रखा कि कहानी का अंत एक रोमांचक मोड़ पर हो। हाँ, ये मेरी गलती नहीं थी। अगर किसी को दोष देना है तो दान न देने के लिए खुद को दोष दें। अगर $20 और होते तो मैं एक और अध्याय पहले ही अनुवाद कर देता। संक्षेप में, अगर आप किसी चीज को दोष देना चाहते हैं तो अपनी ही कमजोरी को दोष दें। मुझे जागते रहने के लिए मॉन्स्टर एनर्जी से भरा एक लगा हुआ है। मैंने उन 5 अध्यायों पर पूरे 10 घंटे काम किया है। अगर बीच बीच में लिए गए ब्रेक भी शामिल कर ले तो ठीक है, अगर ब्रेक शामिल न करे तो शायद 8/2 घंटे। ही मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा रिलीज वाला दिन पसंद आया होगा। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। कल भी शायद मैं एक और गुलाम दिवस मनाऊंगी। कैरेट ज़ोक्सो। आधे घंटे बाद सबसे कमजोर कबीले के सदस्यों को बाहर करने का पहला दौर आखिरकार समाप्त हो गया। मंच पर केवल 32 कबीले के सदस्य ही बचे थे। जो बाहर हुए थे वे अधिकतर 5वें या 6ठे स्तर के थे और कबीले के प्रतिभाशाली शिष्यों की तुलना में उतने शक्तिशाली नहीं थे। कुछ कबीले के सदस्य 7वें स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन लड़ाई के दौरान उनका भाग्य साथ नहीं दिया और वे बाहर हो गए। अन्य सदस्यों पर कई विरोधियों ने हमला किया और संख्या बल का इस्तेमाल करके उन्हें मंच से बाहर कर दिया गया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहले दौर के दौरान एक उंगली भी नहीं हिलाई थी। लिन कियान के साथ साथ उनके बड़े भाई लिन होंग, लिन वू, लिन यू और लिन फैंग। वो लड़का वाकई बहुत भाग्यशाली है। लिन कियान ने उसे अगले दौर में पहुंचने में आश्चर्यजनक रूप से मदद की। मुझे आश्चर्य है कि लिन कियान ने उसे दूसरे दौर में पहुंचने में मदद क्यों की। लिन फैंग को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही थी। बेशक दूसरे दौर में पहुंचने के कारणों को लेकर की गई कई टिप्पणियां गलत थीं। वह मंच के बाहर ही सभी शिष्यों को आसानी से हरा सकते थे और केवल बदकिस्मती से ही बाहर हुए होते। दूसरे दौर के मुकाबले में 8 लड़ाकों के 4 समूह थे। सभी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। प्रत्येक समूह के प्रत्येक लड़ाके को अपने समूह के साथ अन्य लड़ाकों से लड़ना था। प्रत्येक समूह के 2 सर्वश्रेष्ठ लड़ाके तीसरे दौर में प्रवेश कर सकते थे। सबसे पहले समूहों का गठन किया जाना था और फिर दूसरे वरिष्ठ द्वारा उनकी घोषणा की जानी थी। लिन कियान को पहले समूह में रखा गया था। लिन फैंग, लिन यान, लिन ताओ, लिन यू, लिन रैन, लिन ली, लिन कैचू, लिन यू, आप सभी चौथे समूह में हैं। चौथे समूह में शामिल लोगों के नाम सुनकर तीसरे बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, सभी सबसे कमजोर लोग चौथे समूह में हैं। लिन यू की ताकत को देखते हुए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चौथे समूह में लिन यू को बाकी सभी से कहीं बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। लिन बा दाओ ने विनम्रता से कहा, हाँ, बिल्कुल, अगर लिन यू को लिन कियान से लड़ना पड़े तो वह खुद ही हार मान लेगा। लिन बा दाओ की बातों से सहमत होते हुए तीसरे बुजुर्ग ने कहा, क्या आप जानते हैं कि चौथे समूह में लिन फैंग का क्या पद होगा? तीसरे एल्डर ने अनजाने में लिन हाई की ओर देखते हुए फुसफुसाया। दूसरे दौर के विशाल युद्ध मैदान को 4 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया था। बड़े मैदान को 4 छोटे चरणों में विभाजित करने का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक ही समय में युद्ध में भाग लेने और एक साथ अगले दौर में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना था। पहला समूह लिन कियान बनाम लिन हान, दूसरा समूह लिन होन बनाम लिन लेई, तीसरा समूह लिन वू बनाम लिन शियाओ, चौथा समूह लिन फैंग बनाम लिन यान। जब भीड़ ने सुना कि पहले समूह में पहला मुकाबला कौन लड़ेगा तो सबकी आंखों में उत्सुकता छा गई। सबका ध्यान सिर्फ उसी चरण पर था। ऐसा लग रहा था मानो दूसरे बुजुर्ग ने स्वेच्छा से ही युद्ध की व्यवस्था की हो। पहले समूह के सभी योद्धा काफी प्रसिद्ध थे। लिन कियान और उनके भाई लिन होन के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। लिन वू भी युवा पीढ़ी के शिष्यों में एक जाना माना नाम थे। हालांकि लिन फैंग कमजोर थे, फिर भी भीड़ में हर कोई उन्हें जानता था। यही कारण था कि लिन फैंग को चुना गया, लिन यू को नहीं। 8 पहलवान विशाल मंच के अपने अपने क्षेत्रों में थे। दर्शकों का ध्यान सबसे अधिक लिन कियान और लिन फैंग पर केंद्रित था। लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि लिन कियान कितनी शक्तिशाली है। साथ ही वे ये भी जानने के लिए उत्सुक थे कि लिन वंश के निकम्मे लिन फैंग ने किस स्तर की ऊर्जा प्राप्त की है। मैं हार मानता हूँ, पहले समूह के लिन हान ने बड़ी सरलता से कहा, जिससे भीड़ में मौजूद कई लोग निराश हो गए। फिर भी उनमें से कई लोग लिन हान की बात समझ पाए। सच कहें तो लिन कियान से मुकाबला करने की हिम्मत कौन करेगा। पहला समूह लिन कियान जीत गई। दूसरे एल्डर ने घोषणा की। चूंकि पहले समूह की पहली लड़ाई नहीं हुई, इसलिए सभी का ध्यान चौथे समूह की लड़ाई पर केंद्रित हो गया। लिन फैंग बनाम लिन यान। मैं उसके विरुद्ध तलवारबाजी करके खुद को और अपनी तलवार को अपमानित नहीं करना चाहता। मैं हार मानता हूँ। 7वें स्तर तक पहुंच चुके और तलवार की शक्ति से परिपूर्ण लिन यान ने कहा। भीड़ ने देखा कि 7वें स्तर तक पहुंच चुके लिन यान अपने प्रतिद्वंद्वी को बड़े घमंड से देख रहे थे। चौथे समूह में लिन यान जीतती है। दूसरे बुजुर्ग ने चौथे समूह की लड़ाई का परिणाम घोषित किया। क्या लिन फैंग दंग रह गया? लिन यान ने हार मानकर जीत हासिल कर ली, लेकिन लिन यान को ऐसा लगा कि यह स्वाभाविक ही था और उसने अखाड़े को शांत और अविचलित छोड़ दिया। तुम अभी भी मंच पर क्यों हो? दूसरे एल्डर ने लिन फैंग से पूछा, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। क्या मैंने हार मान ली है? लिन फैंग ने पूछा। दूसरे एल्डर ने माथे पर शिकन डाली। वह आदमी सचमुच अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता था। उसे सीधे रास्ते से हटाना उसकी मदद करने का तरीका था, न कि उसे मूर्ख बनाने का। हार मानना हो या न मानना, दोनों एक ही बात है। जल्दी करो और युद्ध के मैदान से नीचे उतर आओ। चूंकि मैंने हार नहीं मानी है, तो आपको लिन यान को विजेता घोषित करने का अधिकार किसने दिया? लिन फैंग ने दूसरे एल्डर की कही बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। मैं दूसरा एल्डर हूं और वार्षिक बैठक का नेतृत्व करने के प्रभारी लोगों में से एक हूं। लगता है कोई मुझे, कबीले के मुखिया को, महत्व नहीं दे रहा है।
लिन हाई ने शांत भाव से कहा। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, दूसरे मुखिया, यहाँ मौजूद लिन कबीले के सभी सदस्यों की उपस्थिति में आप लिन यान की जीत की घोषणा करके वार्षिक सभा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? कुल प्रमुख, उस लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी को परिणाम पहले से ही पता है। मैं आपको इस तरह व्यवहार करके शर्मिंदगी से बचा रहा हूँ। इसे दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेइज्जती होने से बचाने में मदद कर रहे हो। तुम जानबूझकर मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो। अब तुम नीचे आ सकते हो। छठे एल्डर अब युद्धों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं सहमत नहीं हूँ, लिन बादाओ ने कहा। मैं भी सहमत नहीं हूँ, दूसरे एल्डर का दृष्टिकोण उचित है। लिन हाओ रान और लिन झेन ने एक साथ कहा। क्या आप मुझे मजबूर करना चाहते हैं? लिन हाई ने उन सभी की ओर देखते हुए कहा जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिनका लिन परिवार से सीधा रक्त संबंध नहीं था। तो अगर मैं इसे इस तरह से करना चाहूं तो क्या हुआ? लिन हाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कुल प्रमुख, दूसरे वरिष्ठ ने कोई गलती नहीं की है। आपको उन्हें वार्षिक सभा के आयोजक के रूप में उनके अधिकार से वंचित करने का कोई हक नहीं है। यदि आप अपनी मनमानी करते हैं तो आप केवल सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करके निजी अन्याय का बदला ले रहे हैं। आप कुल प्रमुख के रूप में अपने रुतबे का इस्तेमाल करके लिन कुल के सभी सदस्यों को डरा रहे हैं। लिन हाओ रान ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन हाई ने ठंडी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। तुम लोग बस बहाने ढूंढ रहे हो, इसलिए मैं भी बहाने बना रहा हूँ। जिन लोगों का जिक्र लिन हाई कर रही थी, उन्होंने भ्रमित होने का नाटक किया मानो उन्हें पता ही ना हो कि लिन हाई का क्या मतलब है। उन्होंने केवल लिन हाई को मुड़ते और लिन कबीले के सदस्यों की भीड़ को संबोधित करते हुए देखा। मेरा बेटा लिन फेंग और लिन यान लड़ेंगे। लिन फेंग ने हार नहीं मानी है। उनमें से किसी ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। लिन यान को विजेता घोषित करके मुझे लगता है कि यह साबित हो जाएगा कि वह लिन कबीले की परंपराओं का तिरस्कार करता है। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि मैं अपने निजी दुश्मनों से बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब आप सभी को स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। अगर लिन फेंग वास्तव में हार जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि मैं गलत था और मैं कबीले के मुखिया के पद से इस्तीफा दे दूंगा। लिन हाई की बातें सुनकर भीड़ में हंगामा मच गया। 3 महीने पहले तक लिन फेंग केवल छठे ची स्तर पर था। उस समय शायद वह 7वें ची स्तर पर ही था। वह लिन यान से कैसे लड़ सकता था? क्या वह अपने बेटे के प्रति इतना लापरवाह रवैया अपनाकर दूसरों को मौका नहीं दे रहा था? लिन बादाओ की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिन हाई भीड़ के सामने ये बातें कहेंगे। क्या ये कबीले के मुखिया का पद हथियाने का एक और बहाना नहीं था? लेकिन अगर लिन फेंग जीत जाता है तो यह साबित हो जाएगा कि दूसरे मुखिया को लिन कबीले की परंपराओं से वाकई नफरत है और मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। लिन हाई का लहजा धीरे धीरे और भी ठंडा होता गया। सबको हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। लिन हाई अपने कबीले के मुखिया के पद को दांव पर लगा रहा था। मैं सहमत हूँ, लिन बादाओ ने तुरंत कहा। उनके चेहरे पर शांत भाव थे। भला लिन फेंग लिन यान को कैसे हरा सकता था? मैं भी सहमत हूँ, लिन झेन ने कहा। ठीक है, आपका क्या कहना है द्वितीय एल्डर? लिन हाई ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दूसरे बड़े बुजुर्ग मन ही मन उसे कोस रहे थे। भले ही लिन फेंग जीत जाए, इसका लिन बादाओ और लिन झेन के बीच चल रहे मामलों से कोई लेना देना नहीं था। ये दोनों बदमाश साफ तौर पर इसलिए सहमत हुए थे क्योंकि वे लिन हाई को हटाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। इस फैसले से दूसरे बड़े बुजुर्ग को लगा कि उन्होंने उनकी स्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं सहमत हूँ। कितनी शर्म की बात है। लिन हाओ रान धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था। लिन फेंग ने उसके बेटे लिन हेंग की साधना शक्ति को पंगु बना दिया था। लिन फेंग कम से कम 8वीं ची स्तर पर था। लिन यान निस्संदेह हार जाएगा। वह उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहता था, लेकिन लिन बादाओ और लिन झेन ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। इस समय वह दूसरे एल्डर की तरह ही बुरा महसूस कर रहा था। लिन यान, युद्ध के मैदान में जाओ और लिन फेंग से लड़ो। दूसरे बड़े ने लिन हाई की ओर देखते हुए ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। लिन हाई को अब कुल प्रमुख का पद छोड़ना ही पड़ेगा। लिन यान फिर से युद्ध के मैदान में आ गया। लिन फेंग पर ताना मारते हुए उसने कहा, उस निकम्मे की भी बेइज्जती होगी। ऊपर से तुम अपने पिता को भी इस मामले में घसीट रहे हो। खैर, मैं लिन यान इस बात में अहम भूमिका निभाऊंगा कि नया कुल प्रमुख कौन बनेगा, बुरा नहीं है। अगर आप अपनी तलवार का इस्तेमाल उसी तरह करते हैं जैसे आप अपने शब्दों का करते हैं तो मैं आपको पद छोड़ने की सलाह दूंगा। मर जा, लिन यान ने अपनी तलवार निकालते हुए और लिन फेंग की ओर झपट्टा मारते हुए कहा। छाया तलवार, दफा हो जाओ, लिन फेंग ने शांत स्वर में बिना आवाज उठाए कहा। वह एक तरफ कूद गया। लिन यान की तलवार की ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। उसके तुरंत बाद लिन यान की तलवार से बने खाली स्थान में एक मुक्का प्रकट हुआ और सीधे उसकी छाती पर लगा, जिससे वह हवा में उड़ता हुआ मंच से बाहर गिर गया। उसकी लंबी तलवार मंच पर गिरी। लिन यान नीचे जमीन पर लेटा हुआ था और जो कुछ हुआ था उससे पूरी तरह हैरान था। वह हार गया था। वह कैसे हार गया? तेरी तलवार, तेरी गति, तेरा निशाना, तेरी प्रतिक्रिया। युद्ध में तुझे जरा भी कुशलता नहीं है। तेरी युद्ध शैली खामियों से भरी है। तू अपनी तलवार और लिन वंश दोनों के लिए कलंक और कलंक है। तू एक निकम्मा है। लिन फेंग ने लिन यान की तलवार पर लात मारी और उसे लिन यान की ओर फेंक दिया। लिन यान तो बेहद हैरान थी ही, साथ ही वहां मौजूद सभी लोग भी इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गए थे। ये ठीक वैसा ही था जैसा 3 महीने पहले लिन फेंग ने लिन युन को हराया था। लिन फेंग को सिर्फ एक ही वार की जरूरत पड़ी थी। वह बेहद शांत दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके लिए बेहद आसान जीत होगी। सबकी निगाहें लिन फेंग पर टिकी थीं। उस समय लिन फेंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था और थोड़ा घमंडी भी।
वह निकम्मा सा दिखने वाला व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था, यहाँ तक कि उसने 7वें स्तर पर मौजूद लिन यान को एक ही बार में हरा दिया था। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे बुजुर्ग ने डर से कांपते हुए पूछा। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फीली ठंडी निगाहें उन्हें सिर से पैर तक जकड़ रही हो। कबीले का मुखिया लिन हाई जानलेवा इरादे से भरी आंखों से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। इस प्रायोजित अध्याय के लिए जासिम और रेंडलो को विशेष धन्यवाद। मैंने अब शेष अध्यायों की गिनती जोड़ दी है। इससे गणित में कमजोर लोगों पेन को समझने में आसानी होगी। ये अध्याय सप्ताह भर में जब भी समय मिलेगा अनियमित रूप से प्रकाशित किए जाएंगे। यदि सप्ताहांत तक गिनती पूरी नहीं होती है तो मैं सप्ताहांत में एक साथ कई अध्याय प्रकाशित करूंगा। मैंने आज 4 अध्यायों का अनुवाद किया है। संपादन की गति के आधार पर शायद मैं केवल 3 ही प्रकाशित कर पाऊं, क्योंकि मुझे कल सुबह काम पर जाना है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें आज 5-7 प्रायोजित अध्याय मिलेंगे, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। ज़ोक्सो, तुम क्या चाहते हो? दूसरे बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में पूछा जब उन्होंने लिन हाई को पास आते देखा। लिन फैन के प्रदर्शन से दर्शक चकित रह गए थे। उसी क्षण दर्शकों ने देखा कि लिन हाई युद्ध के मैदान पर पहुंच चुका था और दूसरे बुजुर्ग की ओर बढ़ रहा था। मैं क्या चाहता हूं? तुम अभी अभी हुए हमारे सौदे को भूले तो नहीं होना, लिन हाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। भाई कृपया सुनिए, दूसरे बड़े। नहीं लिन, ये आखिरकार हमारे कुल का सदस्य है। उसने हमेशा मेहनत की है और कुल के लिए बहुमूल्य सेवाएं दी हैं। कृपया इस बार उसे क्षमा कर दीजिए, लिन बादाओ ने जोर से कहा और जल्दी से लिन हाई का रास्ता रोकने की कोशिश की। उसे माफ कर दूं। लिन बादाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हास्यास्पद हो? अभी कुछ देर पहले ही तो तुम सब ने मेरे बेटे का फायदा उठाया और तुम बिल्कुल उदासीन थे। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि मैंने, लिन हाई ने, कुल के मुखिया के रूप में लिन कुल के हित में कितना कुछ किया है? क्या तुम सबके सामने अपना वादा तोड़कर कुल के युवा सदस्यों पर इस तरह की छाप छोड़ना चाहते हो? लिन हाई की फटकार बेहद कठोर थी, जिससे लिन बादाओ को अपने बोले पर शर्मिंदगी महसूस हुई। घटनाक्रम खुद ही सब कुछ बयां कर रहा था। वह अपने शब्दों से मुकरना चाहता था, लेकिन अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए उसके पास कोई तर्क नहीं था। अगर वह अब अपने शब्दों से मुकर जाता तो उसकी बेइज्जती होना लाजमी था। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि द्वितीय वरिष्ठ लिन ये अब अपने पद पर नहीं है। इसके अलावा मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूं, लिन हाई ने लिन बादाओ के पास से गुजरते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा तो तुम मुझे कम आंक रहे हो, लिन ये ने जल्दी से मुड़कर भागते हुए कहा। वूश वूश, लिन हाई ने अपनी दोनों आस्तीनों को हल्के से झटका दिया, जिससे वातावरण में जोरदार कंपन हुआ और वह बर्फीली ठंड से भर गया। इसके बाद लिन ये की कराह सुनाई दी। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह अकड़ गया था और वह 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। उसकी हड्डियां छूने पर ठंडी और भंगुर लग रही थी। उसका पूरा शरीर बर्फ की एक परत से ढका हुआ था और उसकी त्वचा ठंड से जल रही थी। धमाका, उसके शरीर पर जमी बर्फ चकनाचूर हो गई, जिससे एक भयानक झटका लगा। लिन ये का पूरा शरीर जम रहा था और बर्फ उसके शरीर में गहराई तक घुस रही थी। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन गर्माहट का एहसास बस एक पल के लिए ही रहा और खून जम गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसका शरीर सिकुड़ा हुआ सा लग रहा था। वह गेंद की तरह सिकुड़कर जमीन पर लुढ़कने लगा। वह पूरी तरह कांप रहा था और बस खुद को जितना हो सके गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी क्रूर आंखें अभी भी लिन हाई को घूर रही थीं। हर हरकत के साथ उसकी जमी हुई त्वचा की परतें टूट रही थीं, जिससे असहनीय दर्द हो रहा था। लिन ये कोई कमजोर साधक नहीं था। कबीले के अधिकांश सदस्य उसे इतनी आसानी से पराजित नहीं कर सकते थे, लेकिन वह लिन हाई से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लिन हाई एक अडिग पर्वत की तरह था। लिन हाई की वास्तविक शक्ति का अंदाजा लगाना तो संभव नहीं था, लेकिन उससे लड़ना मृत्यु को दावत देने जैसा था। कई लोग मूर्ति की तरह खड़े होकर सदमे से मुंह खोले खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन हाई इतना शक्तिशाली होगा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इतनी क्रूरता से करेगा। यह स्पष्ट था कि लिन ये ने कबीले के मुखिया को क्रोधित कर दिया था और उसे उसी का दंड मिल रहा था। यह एक स्पष्ट चेतावनी भी थी। कबीले के एक बड़े मुखिया से आसानी से निपटने का तरीका दिखाकर वह अपने खिलाफ साजिश रचने वालों को आगाह कर रहा था कि वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आखिर दूसरा मुखिया लिन बादाओ का सहायक था। अब चलिए वार्षिक बैठक जारी रखते हैं। मैं छठे वरिष्ठ को लिन ये की विफलता के बाद कार्यभार संभालने का आदेश देता हूं। यदि आप कुल के नियमों का पालन नहीं कर सकते या मना करना चाहते हैं तो मुझे अभी बता दीजिए, लिन हाई ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा, जिससे उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली लग रहा था। लिन फैंग अपने पिता को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसके पिता इतने बलवान थे कि इस दुनिया में केवल बलवानों को ही सम्मान मिलता है। लिन हाई आमतौर पर इस तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह स्वयं बलवान नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन पसंद नहीं था। किसी ने भी लिन हाई द्वारा कुल के एक बुजुर्ग के साथ किए गए कृत्य पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि लिन बादाओ और लिन जेन बेहद क्रोधित थे, लेकिन उन्हें अपना गुस्सा काबू में रखना पड़ा और चुप रहना पड़ा। लड़ाई जारी रही। चौथे समूह में लिन फैंग सबसे बलवान था। केवल लिन यू ही 8वें स्तर पर था, बाकी सभी 7वें स्तर पर थे। 6 लड़ाइयों के बाद भी लिन फैंग जैसे कमजोर योद्धा के एक भी वार को कोई नहीं झेल पाया था। चौथे समूह में अब केवल लिन यू और लिन फैंग ही बचे थे। अन्य समूहों की बात करें तो पहले समूह में लिन कियान ने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। उसके सभी प्रतिद्वंद्वी लड़ने की कोशिश करने से पहले ही हार मान चुके थे। दूसरे और तीसरे समूह में लिन होंग और लिन वू अजेय थे। उन्होंने उम्मीद के मुताबिक अपनी सभी लड़ाइयां जीती थीं।
एक और शिष्य था जो सबसे अलग था, उसका नाम लिन हैन था। किसी ने भी उससे इतनी ताकत की उम्मीद नहीं की थी क्योंकि उसकी ताकत के बारे में पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने अपनी सभी लड़ाइयां जीती थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अगली लड़ाई लिन वू से लड़नी पड़ी। कई कबीले के सदस्यों को लगा कि उसे सबक सिखाना एक अच्छा अनुभव होगा। अंततः रैंकिंग तैयार हो चुकी थी और जल्द ही तीसरा दौर शुरू होने वाला था। तीसरे और चौथे समूह के अंतिम मुकाबले चल रहे थे। हालांकि शीर्ष 8 कबीले के सदस्य पहले ही तय हो चुके थे। तीसरा समूह लिन वू बनाम लिन हैन, चौथा समूह लिन फैंग बनाम लिन यू। छठे गुरु ने घोषणा की। सभी लोग फिर से उत्सुकता से देखने लगे। ये चारों साधक अपने पिछले मुकाबलों में अपराजित रहे थे। वे देखना चाहते थे कि लिन हैन लिन वू के सामने कितनी देर टिक पाएगी। अधिकांश दर्शक ये देखने में मग्न थे कि क्या लिन फैंग लिन यू को हरा पाएगी, जो पहले ही 8वीं परत तक पहुंच चुकी थी। आगामी मुकाबलों के लिए भीड़ उत्साह से चिल्ला उठी। लिन हैन का मुकाबला लिन वू से था, जो लिन कबीले के सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठ साधकों में से एक था। ये मुकाबला देखने लायक होगा। लिन फैंग को देखकर वे चौंक गए थे, लेकिन उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह पहले केवल छठे ची स्तर पर ही थे। वे ज्यादा से ज्यादा 7वें ची स्तर तक ही पहुंच सकते थे या शायद 8वें ची स्तर में ही प्रवेश कर पाए थे। 8वें ची स्तर के शिखर पर पहुंच चुके लिन यू के खिलाफ वे कैसे जीत सकते थे। कबीले के कई सदस्यों को अभी भी लिन फैंग को बेकार और निकम्मा समझने की पुरानी धारणा से छुटकारा पाना मुश्किल था। इसलिए कई लोगों ने मान लिया कि वह अगली लड़ाई में हार मान लेंगे। चारों अभ्यासी अखाड़े में उतरे। लिन हैन काफी स्पष्टवादी थे। उन्होंने सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़कर कहा, हम पहले ही तीसरे दौर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। हमें कबीले के अन्य सदस्यों के साथ अनावश्यक लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। भले ही हम अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर भी मैं लिन वू हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हूं। मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि हमारे समूह में सबसे ताकतवर कौन है। लिन वू ने सिर हिलाते हुए इनकार किया। मैं आत्मसमर्पण करती हूं, लिन हैन ने मुस्कुराते हुए कहा और लिन वू की लड़ने की इच्छा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लिन वू जीत गया, छठे एल्डर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उनका बेटा ही था जिसने अभी अभी हार मान ली थी। काय, लिन वू ने लिन हैन का अपमान करते हुए कहा, फिर मुड़कर चली गई। मंच पर केवल लिन फैंग और लिन यू ही बचे थे। हे आखिरकार लिन यू उस निकम्मे से लड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि लिन यू उसे सबक सिखाएगा, लिन बा दाओ ने बर्फीले स्वर में कहा। उसने सोचा था कि लिन फैंग दूसरे दौर में ही हार जाएगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लिन फैंग इतने कम समय में इतना ताकतवर हो जाएगा। वह अब कमजोर नहीं था जैसा कि कई लोगों ने सोचा था। उसने चौथे समूह में अब तक एक भी लड़ाई नहीं हारी थी और एक से ज्यादा वार भी नहीं किए थे। चिंता मत करो, लिन यू लिन कुल का सच्चा सदस्य है। वह उस निकम्मे को जरूर सबक सिखाएगा कि ताकतवर होना क्या होता है। तीसरे बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से कहा। उन्हें अपने बेटे की क्षमताओं और कौशल पर पूरा भरोसा था। वार्षिक सम्मेलन के अंत में लिन यू के लिए शीर्ष 3 में जगह बनाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा युवा पीढ़ी में शीर्ष 5 में स्थान बनाएगा। चलिए शो देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं, लिन बा दाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। लिन यू का आत्मविश्वास गायब हो गया था, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह उस पल को नहीं भूल पाया था जब लिन फैंग ने उसे थप्पड़ मारा था। वह उस थप्पड़ के लिए लिन फैंग से बहुत नफरत करता था, लेकिन साथ ही अपने सामने खड़े उस राक्षस से भी भयभीत था। कबीले का वह छोटा सा सरदार जो किसी काम का नहीं था, अब एक रहस्यमय जानवर में बदल गया था। गू सोन कमजोर नहीं था, लेकिन लिन फैंग ने उसे घायल कर दिया था और खिड़की से बाहर फेंक दिया था। लिन यान अपनी तलवार को बड़ी कुशलता से चला सकता था, लेकिन जब उसने लिन फैंग से लड़ाई की तो उसकी तलवार किसी बच्चे के हाथ के खिलौने जैसी लग रही थी। लिन यू को लिन फैंग को हराने का जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। पूरी भीड़ की निगाहें उस पर टिकी होने से पैदा हुए दबाव को वह महसूस कर सकता था। लिन यू इस जबरदस्त दबाव के कारण घबरा गया। वह सचमुच एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था। उसके पिता समेत हर कोई उससे लिन फैंग को सबक सिखाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन क्या उसके पास ऐसा करने की हिम्मत भी थी? चूंकि हम पहले ही अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो क्या हमें वास्तव में लड़ने की जरूरत है? लिन यू ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा। लिन फैंग के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और वह लिन यू को घूरता रहा, लेकिन चुप रहा। कमीना, लिन यू ने मन ही मन सोचा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं हार मानता हूं। लिन यू की बात सुनकर तीसरे बुजुर्ग के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या उसने हार मान ली? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण सभी लोग लिन फैंग को सबक सिखाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी समय लिन यू ने आश्चर्यजनक रूप से लिन हैन की तरह ही व्यवहार किया और युद्ध न करने का विकल्प चुना। क्या हो रहा है? लिन बा दाओ ने बेहद हैरान होकर पूछा। शायद लिन यू फाइनल के दौरान उसे अपमानित करना चाहता है। तीसरे एल्डर ने अपने ही शब्दों पर यकीन किए बिना अनुमान लगाया। दूसरा दौर समाप्त हो गया। शीर्ष कबीले के सदस्य लिन कियान, लिन होन, लिन फैंग, लिन यू, लिन वू, लिन हैन, लिन यंग और लिन ली थे। तीसरा दौर ही फाइनल भी था। इसमें आमने सामने की लड़ाइयां शामिल थीं। लिन यंग और लिन ली लालसा भरी निगाहों से लिन फैंग को देख रही थी। वे लिन फैंग के खिलाफ लड़ने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनके मन में लिन फैंग के प्रति कोई द्वेष नहीं था, वे बस शीर्ष 4 में अपनी जगह पक्की करना चाहती थी। पहला मुकाबला लिन कियान बनाम लिन यंग। छठे बुजुर्ग ने कहा। लिन यंग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। यह उसके लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। उसे कबीले के सभी युवा सदस्यों में सबसे शक्तिशाली से लड़ने का काम सौंपा गया था। लिन कियान, भले ही मैं शायद तुम्हें एक बार भी छू न पाऊं, फिर भी मैं लड़ना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दिखा पाओगे कि हमारे बीच कितनी दूरी है। उसके पास लिन कियान से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह उसकी आखिरी लड़ाई होने वाली थी।
सबको पता था कि वह निश्चित रूप से हार जाएगी, लेकिन वह अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ेगी। मैं करूंगी, लिन कियान ने ठंडे और उदासीन लहजे में जवाब दिया, यहां तक कि वह कुछ हद तक अभिमानी भी लग रही थी। शुरू करते हैं, लिन यंग ने लिन कियान की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी उसकी हार निश्चित थी, लेकिन ये लिन परिवार के गौरव का सवाल था। वह सिर्फ लिन कियान की ताकत देखना चाहती थी ताकि एक दिन वह भी उसकी तरह ताकतवर बन सके। बर्फ, लिन कियान चिल्लाए। लिन यंग का हाथ अभी लिन कियान को छू भी नहीं पाया था, लेकिन उसका हाथ पहले से ही बहुत भारी महसूस हो रहा था, मानो उसका वजन 1000 जिन हो और उसकी गति एकदम धीमी हो गई थी। पलक झपकते ही लिन कियान का छोटा हाथ लिन यंग पर था, जिसका शरीर पहले से ही पाले की एक परत से ढका हुआ था। तुम हार गई, लिन कियान ने उसका हाथ झटक दिया और लिन यंग तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। ठंड से लिन यंग कांप रही थी। वह कुछ पल पहले दूसरे एल्डर जैसी दिख रही थी, लेकिन उससे कहीं कम दयनीय। कितना शक्तिशाली! लिंग ची स्तर के साधक की यही क्षमता होती है। क्या शक्ति है! शुक्र है कि मुझे लिन कियान से नहीं लड़ना पड़ा, बाकी लोगों ने कहा, जो खुद को भाग्यशाली मानते थे कि उन्हें लिन कियान से नहीं लड़ना पड़ा। पहला युद्ध, लिन कियान की जीत। दूसरा युद्ध, लिन होन बनाम लिन यू। छठे बुजुर्ग ने घोषणा की, मैं हार मानता हूँ, लिन यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जाहिर है, वह लिन होन से नहीं लड़ सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे लगातार 2 बार हार माननी पड़ेगी। वह प्रतियोगिता से बाहर हो गया था। दूसरी लड़ाई, लिन होन की जीत। तीसरी लड़ाई, लिन फेंग बनाम लिन ली। वाह, कमाल है! लिन ली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। लिन ली ची की 8वीं परत के शिखर पर था। उसे लगा था कि बाकी सबको हराना काफी मुश्किल होगा, लेकिन लिन फेंग को हराना तो आसान होगा। ये दूसरी रिलीज है आप सबके लिए। जोसेफ जी और एडीआर को विशेष धन्यवाद। जोसेफ ने मुझे खुद को थकाने से मना किया, वो साफ तौर पर आपकी लत का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मार डालो। ही अध्यायों को सपोर्ट करने और मेरा ख्याल रखने के लिए उन्हें विशेष धन्यवाद जोक्सो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मैंने इसे एक रोमांचक मोड़ पर खत्म किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को रोमांचक मोड़ पसंद है। लगता है आज मेरा भाग्यशाली दिन है, लिन ली ने युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हुए और लिन फेंग का सामना करते हुए कहा। लिन फेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब उसने लिन ली की मनमोहक मुस्कान देखी तो उसने सोचा, आज का दिन कितना शुभ है ना? शायद कुछ ही पल बाद लिन ली का विचार बदल जाए। वार्षिक सम्मेलन देख रहे कबीले के अधिकांश सदस्यों को लिन फेंग वाकई बेहद भाग्यशाली लग रहा था। पहले दौर में लिन कियान ने उसे अगले दौर में पहुंचने में मदद की थी। दूसरे दौर में समूह के सबसे बलवान लिन यू ने हार मान ली और उस पर दया दिखाई। उसके लिए यह इतना आसान था कि उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला और कई लोगों का मानना था कि उसने हाल ही में 8वीं ची परत को पार किया है। और तीसरे दौर में भी वह बेहद भाग्यशाली रहा। उसकी पहली लड़ाई बचे हुए सभी प्रतिभागियों में सबसे कमजोर लिन ली के खिलाफ थी। उसे तब भी अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला। शायद छठे एल्डर ने ही ऐसा किया होगा। लिन फेंग ने सोचा, तुम पहले हमला करो, ठीक है? चलो एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। लिन ली ने ऐसे कहा जैसे वह लड़ाई पहले ही जीत चुका हो और अपने अगले प्रतिद्वंदी का चयन कर रहा हो। ठीक है, लिन फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। चांदनी पंख जैसी फुर्ती, 9 भारी लहरें, लिन फेंग ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही लिन फेंग लिन ली के ठीक बगल में पहुंचा, लिन ली अब भी मुस्कुरा रही थी। हवा में उठी झटकों की लहरों ने वातावरण में जबरदस्त दबाव पैदा कर दिया। लिन फेंग की मुट्ठी के चारों ओर हवा में भयानक लहरें एक के बाद एक कंपन पैदा कर रही थी। लिन ली के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन साथ ही वह डरा हुआ भी लग रहा था। उसने हमले का सामना करने और फिर अपनी जबरदस्त ताकत दिखाकर जीतने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह अपने प्रतिद्वंदी से डर गया था। क्या अब अपनी बात वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी? धमाका, तुम्हारे! लिन ली का शरीर हवा में उड़ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान लगभग बेजान सी थी, जो देखने में बेहद शर्मनाक लग रही थी। एक ही मुक्के ने उसे ढेर कर दिया था। अब उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं रहा। लगता है किसी ने भी लिन फेंग पर ध्यान नहीं दिया है। वो कितना ताकतवर है, लिन ली ने सोचा। केवल लिन फेंग ही जानता था कि उसके हमले कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ऐसा लगता था मानो उसकी 9 भारी तरंगे अपने चारों ओर फैले पूरे ब्रह्मांड के साथ पूर्णतः समाहित हो गई हो, यहाँ तक कि कंपन से घिरी हुई वे वायुमंडल की शक्ति को भी सोख लेती हो। उसकी तरंगों से ऐसा आभास होता था मानो कोई विशाल और असीम सागर के बीच में हो जिससे कोई बच नहीं सकता था। शक्तिशाली तरंगों में समा जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लिन फेंग को अपने किसी भी युद्ध में एक भी चोट नहीं आई थी। लिन फेंग बड़ी आसानी से सभी हमलों से बच जाता था और एक ही वार में अपने प्रतिद्वंदी को निष्कलन कर देता था। उसके वस्त्रों पर धूल का एक कण भी नहीं था, वह जय था। बेकार आदमी, क्या इसे ही हम सच्चा जीनियस कहते हैं? लिन ली की आंखों में न तो नफरत थी और न ही गुस्सा। वह लिन फेंग को आदर और थोड़ी सी बची हुई दहशत के साथ देख रहा था। वह जानता था कि लिन फेंग ने उस पर दया दिखाई थी और अगर उसे दया न मिलती तो उसके अंजाम से वह डरा हुआ था। लिन फेंग जीत गया, छठे एल्डर ने घोषणा की। भीड़ ने गहरी आह भरी। ये तो कोई चाल ही होगी। लिन ली 8वीं ची परत पर था। यह जरूर पहले से तय किया गया कुछ होगा। वह सचमुच बहुत चालाक है। लिन फेंग किस चीज स्तर पर है? अचानक पूरी भीड़ को ऐसा लगा मानो जिस कचरे के ढेर को वे देख रहे थे वह पूरी तरह से बदल गया हो और किसी रहस्यमयी चीज में तब्दील हो गया हो। या तो वह बेहद चालाक और धूर्त हो गया था या फिर उसमें 8वीं ची परत की शक्ति समाहित हो गई थी। चाहे जो भी कारण हो, उसने कई कबीले के सदस्यों की जिज्ञासा और सम्मान को आकर्षित कर लिया था। उसने अचानक हमला करके उसे चौंका दिया। वह निकम्मा पहले जैसा ही निकम्मा है। वह तो बस काया है। भीड़ की सारी टिप्पणियां सुनकर लिन वू ने बेहद तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा।
बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। लिन फैंग केवल छुपकर हमला करके ही जीत सका क्योंकि लिनली तैयार नहीं था। नहीं तो वह लिनली को इतनी आसानी से मंच से कैसे गिरा सकता था। लिन वू के समर्थन में कुछ कबीले के सदस्यों ने कहा। उन्हें लगा कि लिन वू के शब्दों से उन्हें घटना का सार समझ आ गया है और कुछ लोगों ने तो लिन फैंग का अपमान करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन लिन फैंग ने उन टिप्पणियों को अनसुना कर दिया क्योंकि उसने ये सब पहले भी सुना था, लेकिन अब वो सबको सबक सिखाएगा। जिसने भी उसे अपमानित किया था उसे सजा मिलेगी। एक मामूली इंसान जिसने उसे चौंका दिया, सबको निराशा होगी। चौथा युद्ध, लिन वू बनाम लिन हैन। युद्ध के मैदान में उन्हें देखते हुए लिन फैंग की आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। पिछले दौर में लिन वू और लिन हैन एक ही समूह में थे, लेकिन अपने समूह की आखिरी लड़ाई में लिन हैन ने लड़ने से इनकार कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इस दौर में लिन हैन और लिन वू फिर से आमने सामने थे। क्या छठे एल्डर ने जानबूझकर ऐसा किया था? जोसेफ जी को एक बार फिर विशेष धन्यवाद। लिकलिकी और गुमनाम व्यक्ति, इन्होंने इस अध्याय को प्रायोजित किया है, इसलिए कृपया इन्हें धन्यवाद दें। मैं जल्द ही चौथे संस्करण को संपादित करके जारी करने का प्रयास करूंगा। आनंद ले ज़ॉक्सो। वहां मौजूद सभी लोग लिन फैंग की हरकतों से भ्रमित महसूस कर रहे थे। लिन हैन पहले ही लिंग क्यूई स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए उसके लिए लिन वू को धमकी देना स्वाभाविक था। लेकिन लिन फैंग भी अब वही कर रहा था और लिन वू को अपनी नजरों से दूर जाने के लिए कह रहा था। पहले हुए अपमान और शर्मिंदगी ने लिन वू को गुस्से से भर दिया था। लिन हैन ने उसका अपमान किया था तब उसे गुस्सा नहीं आया था, लेकिन उस नीच इंसान ने उसे अपमानित करने की हिम्मत की, ये बात उसके लिए असहनीय थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू उसके दिल में चुभ रहा हो और उसका गुस्सा उसके लाल चेहरे पर साफ झलक रहा था। क्या तुम मरना चाहते हो? लिन वू के चेहरे पर स्पष्ट रूप से जानलेवा इरादा झलक रहा था और उसकी निगाहें किसी जंगली जानवर जैसी थीं। उसी क्षण एक अत्यंत शक्तिशाली बल ने लिन वू को घेर लिया और उस पर टूट पड़ा। हालांकि यह लिन हैन की अराजक ऊर्जा जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी लिन वू के हृदय में भय भर गया। वह एक बार फिर एक दमनकारी शक्ति से घिर गया था जो उसके पूरे शरीर को कुचल रही थी। 3। लिन फैंग ने धीमी आवाज में उल्टी गिनती शुरू की। लिन वू के शरीर को कुचलने वाली शक्ति समय के साथ बढ़ती जा रही थी। वातावरण में व्याप्त ऊर्जा से लिन वू का दम घुट रहा था। उसकी सारी भावनाएं, क्रोध, शर्म, आक्रोश सब अचानक गायब हो गईं। उसके भीतर केवल भय और आत्मरक्षा की भावना बची थी। वह 9वें स्तर पर था और उसके सामने खड़ा वह बेकार सा प्राणी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग कर रहा था कि उसे दबा सके। क्या वह भी लिंची स्तर पर था? सभी लोग असमंजस में थे। उन्होंने बस इतना देखा कि लिन वू अचानक घबरा गई और हौंफने लगी। लिन फैंग धीरे धीरे और शांत भाव से लिन वू की ओर बढ़ रहा था, जिससे सबको ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। भले ही भीड़ लिन फैंग द्वारा छोड़ी गई शक्ति में समाहित ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, लेकिन वह तत्वों के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी। लिन कबीले के सदस्यों की नजरों में लिन फैंग बिल्कुल एक अलग ही इंसान लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो लिन फैंग ने आकाश और पृथ्वी के बीच के तत्वों और शक्तियों के साथ पूर्ण संतुलन स्थापित कर लिया हो। 2। लिन फैंग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। भले ही वह चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन उसके शब्द लिन वू के सीने पर हथौड़े की तरह चुभ रहे थे। लिन वू का दिल जोर से धड़क रहा था। वह बस इस स्थिति से निकलने के तरीके सोच पा रहा था, लेकिन वह मुश्किल से हिल पा रहा था। शुरुआती दबाव की तुलना में बल कहीं अधिक बढ़ गया था। लिन वू अभी भी बेहद घुटन महसूस कर रहा था और साथ ही पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई लड़ाई हो रही है। ये हास्यास्पद लग रहा था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से गायब हो गया था, जबकि लिन फैंग ने अभी सिर्फ 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे। क्या हो रहा है? क्या लिन वू भागने की कोशिश कर रही है? घटनाक्रम देख रहे सदस्यों ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे सच में लगता है कि लिन फैंग ने अपनी छिपी प्रतिभा को उजागर कर दिया है। क्या उसे अभी बेकार कहा जा सकता है? ऐसा लगता है मानो उसने तलवार निकाल ली हो और जो भी उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा हो, उसके घमंड को काट रहा हो। बस एक आखिरी शब्द बचा है, लिन फैंग ने लिन वू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। लिन वू सचमुच हर मायने में कायर था। जब उसे अपने से कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो उसने लड़ने की कोशिश तक नहीं की। लिन वू के हाथ में भाला था जो जमीन पर गिर गया। वह बहुत कमजोर और दुर्बल दिख रहा था। लिन हैन को उसे इतना अपमानित करने की जरूरत नहीं थी। वह खुद जानता था कि उसकी शक्ति लिंची स्तर के योद्धा से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन लिन फैंग की शक्ति ने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उसे लिन हैन से भी कहीं ज्यादा अपमानित किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह कभी सच में शक्तिशाली था ही नहीं और जो शक्ति उसके पास थी वह केवल उसके अहंकार से पैदा हुई एक कल्पना थी जो वह कमजोरों को रौंदते समय दिखाता था। इस तरह का अपमान सचमुच डरावना था और अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता था, जिससे साधना के मार्ग में कोई भी प्रगति करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं हार मानता हूँ, लिन वू ने होंठ दबाते हुए कहा। उसे दुनिया की थोड़ी बहुत समझ आ गई थी। वह खुद को कभी गलती न करने वाला समझता था, खुद को बेहद शक्तिशाली मानता था और इसी वजह से वह बहुत घमंडी था। वह अपने पुराने रूप के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हार मान ली, लिन फैंग मुस्कुराते हुए बोला। मैंने कहा था कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चूंकि मैं तुम्हें अभी भी देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरी नजरों से दूर जाने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जैसे तुम कीड़े हो पेट के बल रेंगते हुए। वह उसे बार बार अपमानित कर रहा था। क्या उसके गुस्से को केवल शब्दों से शांत किया जा सकता था? अगर लिन वू लिन फैंग को हरा देता तो लिन फैंग को बुरी तरह अपमानित होना पड़ता और उसे लगातार परेशान किया जाता। लिन वू उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन जब लिन वू को पता चला कि वह लिन फैंग को नहीं हरा सकता तो उसने हार मान ली। क्या ये शब्द वाकई काफी थे? उसने पहले जो भयानक बातें कही थी उनका क्या उन्हें इतनी आसानी से भुलाया जा सकता था? ये स्पष्ट रूप से असंभव था।
लिन फैंग कोई ऋषि नहीं था, वो महज एक साधारण युवक था, एक ऐसा साधारण युवक जिसके मन में घृणा, प्रेम, साहस और प्रतिशोध जैसी भावनाएं थी। मैं हार मानती हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? लिन वू गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर से चिल्लाने लगी। क्या हार मान लेने से हिसाब बराबर हो जाएगा? तुम मुझे कूड़ा कहते हो, लिन वंश का कलंक कहते हो। मैं तुम्हारे अपमान का बदला कैसे लूं? क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफी है? तुमने उससे बेइज्जती करवाई और फिर मुझ पर अपना गुस्सा निकाला। क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफी है? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते और सिर्फ कुछ शब्द बोलकर ही तुम्हें लगता है कि इतना काफी है। क्या तुम आज मरना चाहते हो? लिन वू बेहद डरी हुई थी। लगता है अब समय आ गया है। लिन फैंग के चेहरे पर मुस्कान थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ये कहते हुए लिन फैंग आगे बढ़ता रहा। लिन वू कराह उठा और तुरंत जमीन पर लेट गया। वह बेहद शर्मिंदा और कमजोर दिख रहा था। लिन फैंग के आसपास एक ऐसी घातक भावना का भाव था जिसने लिन वू को बेहद भयभीत कर दिया। शर्म और आक्रोश की भावनाओं के बावजूद लिन फैंग की घातक भावना ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने पहले कभी ऐसी हत्यारी भावना का अनुभव नहीं किया था। ये सचमुच भयानक था। मैं तुम्हारी नजरों से दूर चला जाता हूं, लिन वू ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान में पछतावा और शर्म छिपी थी। वह लिन फैंग से दूर जमीन पर रेंगता हुआ चला गया। बेकार आदमी, कबीले के लिए कलंक, कचरे का वह टुकड़ा पहले जैसा ही कचरे का टुकड़ा है। जमीन पर रेंगते हुए लिन वू को लिन फैंग को दिए गए सभी भयानक नामों और अपमानों की याद आ गई। उसे पता था कि वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। वह 9वें स्तर पर था। वह एक उत्कृष्ट शिष्य था और कुल के भावी सितारों में से एक था। आखिर वह इतना तुच्छ क्यों बन गया था? भीड़ में मौजूद सभी लोग लिन वू को जमीन पर रेंगते हुए देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि लिन फैंग पागल हो गया है, अचानक लिन वू को जमीन पर रेंगने और उसकी नजरों से दूर जाने का आदेश दे रहा है। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह सच में ऐसा करेगा या लिन वू सचमुच ऐसा कर देगा। लिन वू, लिन झेन ने कहा। वह कांप रहा था। आखिर यह सब कैसे हो गया? उसके बेटे के चेहरे पर हमेशा की तरह गर्व का भाव होना चाहिए था। उसे कुल का गौरव होना चाहिए था, एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो लिन कियान से थोड़ा ही कमजोर है। लेकिन इतने कम समय में लिन वू को 2 बार अपमानित होना पड़ा, यहाँ तक कि दूसरी बार तो वह कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहा था। कमीने, लिन झेन गुस्से से आग बबूला हो गया। वह लिन फैंग को वहीं मार डालना चाहता था। उफ! लिन झेन को गुस्से में देखकर लिन हाई ने आलस से आह भरी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वातावरण ठंडा होता जा रहा हो, मानो लिन झेन को उसके हर कृत्य के लिए दंडित करने को तैयार हो। शांत हो जाओ। लिन बादाओ ने देखा कि लिन झेन गुस्से में है और उसने उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, वह नीच आदमी ज्यादा देर तक घमंड नहीं करेगा। लिन झेन पहले की तरह ही गुस्से में था। उसने लिन हाई को घूरकर देखा और फिर बैठ गया। वह जानता था कि जब तक लिन हाई वहां है वह अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। लिन फैंग जीत गया। छठे एल्डर ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा। लिन फैंग लिन कुल के अधिकांश कनिष्ठ सदस्यों से अलग था। उसे अग्नि या हिम आत्मा विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि एक छोटी सर्प आत्मा विरासत में मिली थी। लेकिन वह छोटी सर्प आत्मा किसी सामान्य पशु आत्मा जैसी नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि उसका क्या उपयोग है। वह इतनी शक्तिशाली या बलवान प्रतीत नहीं होती थी, क्योंकि वे उसकी शक्ति को महसूस नहीं कर सकते थे और ऐसी आत्मा के उपयोगों को नहीं जानते थे, इसलिए उसे एक बेकार आत्मा माना जाता था। यही कारण है कि लिन फैंग को सब लोग एक बेकार वस्तु कहते थे। उसे कल का कलंक मानते थे। लिन फैंग भी साधना के मार्ग पर बेहद धीमी गति से अभ्यास करता था, जिससे कुल में उसकी बदनामी और भी बढ़ गई थी। हर कोई उससे घृणा करता था, लेकिन उस निकम्मे ने लिन यान को हरा दिया था और लिन वू को, जो खुद को कुल के आम सदस्यों से श्रेष्ठ समझता था, जमीन पर कीड़े की तरह रेंगने पर मजबूर कर दिया था। क्या वह अब भी उतना ही निकम्मा था जितना पहले था? क्या उसकी आत्मा सचमुच बेकार हो गई थी? जब पिता अजगर हो तो पुत्र कभी सांप नहीं हो सकता, छठे बुजुर्ग ने सोचा। फिर उन्होंने कहा, आधे घंटे आराम करो, फिर हम आगामी लड़ाइयों को जारी रखेंगे। बड़े साहब, हम चारों थके नहीं हैं, हमें आराम करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिन कियान ने बेपरवाही से कहा। हालांकि वह लिन कुल के अन्य सदस्यों के प्रति बेहद घमंडी थी, लेकिन हाल ही में वह थोड़ी ज्यादा विनम्र हो गई थी। लिन कुल के बड़ों को उसके घमंड से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन चू जान को उसका घमंड पसंद नहीं था। उसे सिखाया गया था कि जो उससे ज्यादा शक्तिशाली है उनके प्रति घमंडी नहीं होना चाहिए। मेरी बहन सही कह रही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिन होंग ने कहा। भाई बहन दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। लिन बादाओ और कबीले में उनकी प्रतिष्ठा के लिए ये दिन बहुत ही शानदार था। इससे कबीले के मुखिया बनने का उनका प्रयास बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। छठे एल्डर ने लिन फैंग की ओर देखा और पूछा, आपकी क्या राय है? अपने बेटे लिन हैन के बारे में तो उन्हें पहले से ही राय पता थी। अब सिर्फ लिन फैंग ही बचा था। कोई बात नहीं, हम जारी रख सकते हैं, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। उस क्षण तक उसने वास्तव में अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। अगर आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए अभी शुरू करते हैं, छठे एल्डर ने घोषणा की। सेमीफाइनल इस प्रकार होंगे, लिन फैंग बनाम लिन होंग और लिन कियान बनाम लिन हैन। लिन फैंग और लिन होंग, आप पहले शुरू कर सकते हैं। छठे एल्डर ने अप्रत्याशित रूप से लिन हैन को लिन कियान के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया। उन्हें उससे वाकई बहुत उम्मीदें होंगी। लिन हैन और लिन कियान एक ही स्तर पर हैं, दोनों ने लिंगची स्तर को पार कर लिया है। लिन होंग भी बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लिन फैंग की बात करें तो उसके लिए भी लिन हैन को हराना नामुमकिन है।
सिर्फ लिन कियान ही उसका मुकाबला कर सकता है। छठे एल्डर शायद यही सोचते हैं और इसीलिए उन्होंने लड़ाइयों का आयोजन इस तरह किया है। वैसे भी लड़ाइयों का आयोजन कैसे हुआ यह मायने नहीं रखता, मायने तो ताकत रखती है। सभी लोग मुकाबलों पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन उसी समय लिन बा दाओ खड़े हुए और स्पष्ट बुलंद आवाज में बोले, छठे एल्डर, क्या आप मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति देंगे? ठीक है, छठे बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। ये चारों कनिष्ठ इस वर्ष की वार्षिक सभा में सर्वोच्च स्थान पर हैं। ये हमारे लिन वंश की नई पीढ़ी और उसके भविष्य की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा मानना है कि हार मानना अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्हें तब तक लड़ना चाहिए जब तक उनमें से कोई एक लड़ने में असमर्थ न हो जाए। उन्हें लिन वंश के सच्चे योद्धाओं की तरह अंत तक लड़ना चाहिए। इस तरह वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए बाध्य होंगे और शायद उन्हें अपने साधना मार्ग का ज्ञान भी प्राप्त होगा। लिन बा दाओ ने आत्मविश्वास से कहा और बीच बीच में लिन हाई की ओर ऐसे देखा मानो उसे उकसाने की कोशिश कर रहा हो। कितनी क्रूरता है! ऐसा लगता है कि वह सचमुच लिन होन से लिन फैंग को अपाहिज करवाना चाहता है। भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा। वे सभी लिन बा दाओ के विचारों को समझ चुके थे। वे जानते थे कि उसके इरादे केवल क्रूर थे। कुलपति, मेरे प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है? लिन बा दाओ ने लिन हाई से पूछा। लिन हाई को ऐसा लग रहा था मानो कुलपति कहते हुए लिन बा दाओ लगातार उसकी पीठ के पीछे अपनी छुरी ताने खड़ा हो। वह लिन हाई पर मुस्कुरा रहा था। अगर लिन हाई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता तो लिन फैंग की बेइज्जती होती। अगर वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता और लिन फैंग हार जाता तो उसके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। लिन बा दाओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के इस मौके का फायदा उठाया था। लिन हाई शर्मिंदा दिख रहा था। लिन फैंग ने उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकत दिखाई थी। उसे संतुष्टि तो महसूस हुई, लेकिन लिन बा दाओ का प्रस्ताव बेतुका था। अगर लिन फैंग लिन होन को हरा भी देता तो अंतिम मुकाबले में क्या होता? लिन बा दाओ तो यही चाहता था कि लिन फैंग की मौत उसके ही किसी बच्चे के हाथों हो। क्या हो रहा है? मेरे कबीले का मुखिया साहस और दृढ़ संकल्प नहीं दिखा सकता। हमारे कनिष्ठों को असली युद्ध में अपनी क्षमता दिखाने का मौका दो। लिन बा दाओ ने ये तब कहा जब उसने देखा कि लिन हाई हिचकिचा रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। पिताजी, जल्दी से स्वीकार कर लीजिए, लिन फैंग ने कहा। लिन फैंग थोड़ा कांप उठा। लिन फैंग के परिवार ने लिन बा दाओ के परिवार के साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था और न ही उन्हें कभी दुश्मन माना था, बल्कि उन्हें करीबी रिश्तेदार मानते थे। लेकिन लिन बा दाओ का परिवार लगातार लिन हाई को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था और लिन फैंग की जान लेने के लगातार प्रयास कर रहा था। चूंकि वे ऐसा करना चाहते थे, इसलिए लिन फैंग को भी इसका जवाब देना ही होगा। लिन हाई ने लिन बा दाओ के चेहरे के भाव देखे। वह बेहद आत्मविश्वासी लग रहा था। लिन हाई ने बस एक शब्द कहा, ठीक है, ठीक है। लिन हाई वाकई कुल का मुखिया बनने के योग्य है। वह बहादुर है। चूंकि कुल के मुखिया मान गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। छठे बड़े, कृपया लिन कियान और लिन हैन को पहले लड़ने दीजिए। लिन बा दाओ बेहद उत्साहित और जोश से भरे हुए थे। उन्हें बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी। चूंकि लिन हाई मान गए थे, अब बस सबको इंतजार करना था और देखना था। ठीक है, छठे बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। हार मान लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते, लिन कियान ने युद्ध मंच पर चढ़ते हुए कहा। वह अपने लाल वस्त्रों से धूल झाड़ रही थी जो अब तक अछूते थे, और वह बेहद घमंडी लग रही थी। भले ही मैं तुम्हें हरा न सकूं, फिर भी परिणाम तय करने के लिए हमें लड़ना ही होगा। लिन हैन ने लड़ाई शुरू करने की तैयारी करते हुए कहा। उसने अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग किया और वातावरण अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गया। मंच से भीषण गर्मी निकल रही थी और पूरी भीड़ अपने चेहरों पर गर्माहट महसूस कर रही थी। तुम्हारी आत्मा भी जागृत हो गई है, बुरा नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह सिर्फ अग्नि आत्मा है। इसका कोई खास महत्व नहीं है। मेरे खिलाफ लड़ते समय तुम्हारा कोई चांस नहीं है, लिन कियान ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। साधना के मार्ग में एक प्रमुख चरण लिंगची स्तर तक पहुंचना और फिर अपनी आत्मा को जागृत करना था। कुछ लोगों की आत्मा जागृत होने पर बहुत शक्तिशाली हो जाती है, जबकि कुछ की आत्माएं दूसरों से ज्यादा भिन्न नहीं होती और औसत शक्ति की ही रहती हैं। जागृत होने के बाद लिन कियान की सार्वभौमिक बर्फ और अग्नि शक्ति असीम रूप से मजबूत हो गई थी। बर्फ और अग्नि तत्वों पर उसका नियंत्रण नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। उसकी सार्वभौमिक बर्फ और अग्नि की आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। साफ बर्फ लपटों से घिरी हुई थी। भयंकर लपटें बर्फ को ढक रही थी और ऐसा लग रहा था मानो आग से पाला निकल रहा हो। वातावरण कभी बेहद गर्म तो कभी बेहद ठंडा था। तापमान में लगातार हो रहे बदलावों को महसूस कर रही भीड़ के लिए यह एक बेहद अजीब अनुभव था। मैंने सुना था कि लिन कियान की सार्वभौमिक बर्फ और अग्नि शक्ति जागृत होने वाली है। यह महज अफवाह नहीं थी, ये सचमुच जागृत शक्ति है। वह सचमुच लिन वंश की प्रतिभाशाली सदस्य है। लिन फैंग, वह निकम्मा, उसके ध्यान देने लायक भी नहीं है। बिल्कुल सही, इसीलिए तो इतने सारे बड़े बुजुर्ग उसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा सार्वभौमिक बर्फ और अग्नि की आत्मा एक उच्च कोटि की आत्मा है। वह अग्नि और बर्फ दोनों तकनीकों का अभ्यास कर सकती है। इससे उसकी चपलता की तकनीक में भी काफी सुधार होगा, क्योंकि वह अग्नि और बर्फ आधारित तकनीकों के ज्ञान को मिलाकर उनका एक साथ उपयोग करेगी। वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली साधिका बनेगी। जब लिन बा दाओ ने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी के बारे में फुसफुसाते हुए सुना तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उनके बगल में बैठे सभी बुजुर्ग भी मुस्कुरा रहे थे। सदाबहार बर्फ, लिन कियान ने उदासीन स्वर में कहा। जमीन बर्फ में बदल गई। चारों ओर से सफेद कोहरा उठ रहा था और बादलों का निर्माण कर रहा था जिनसे बर्फीली आभा निकल रही थी। बर्फ का आग पर अवरोधक प्रभाव होता है, इसलिए लिन कियान ने लिन हैन का मुकाबला करने के लिए बर्फ की कला का इस्तेमाल किया था। जलती हुई लावा, लिन हैन चिल्लाया। उसने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक धधकती हुई आग का गोला था। बर्फ की कील, लिन कियान ने संतुष्टि से कहा। उसे जरा भी डर नहीं था।
बर्फ लिनहेन के हाथ में गिरी और पल भर में उसका हाथ बर्फ की एक मोटी परत से ढक गया। आग लग गई, लिनहेन खांसते हुए बोला, क्योंकि हवा में मौजूद बर्फ उसके फेफड़ों को तकलीफ दे रही थी। बर्फ भाप में बदल गई और हवा को जमा दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। लिनहेन के हाथ में असहनीय दर्द हो रहा था। वह ठीक से बता नहीं पा रहा था कि दर्द कहाँ है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। धमाका! अचानक हुए धमाके से लिनहेन पीछे की ओर उड़ गया। उसकी हथेली का मध्य भाग जलकर काला पड़ गया था। उसके हाथ का मांस और खून बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। छठे बुजुर्ग ने चिंता से कहा, लिनहेन, मैं ठीक हूँ। लिनहेन ने होंठ काटते हुए कहा। वह कांप रहा था और उसका जबड़ा लगातार हिल रहा था। उसके दांतों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह असहनीय दर्द सह रहा था। उसके हाथ का दर्द असहनीय था, क्योंकि बर्फ घाव को जमाकर और भी ज्यादा दर्द पैदा कर रही थी। हम भविष्य में फिर से मुकाबला करेंगे, लिनहेन ने लिनकियान को घूरते हुए कहा। फिर वो मुड़कर चला गया। इससे उसके पिता ने आह भरी। हालांकि लिनहेन जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन वह बेहद दृढ़ निश्चयी और जिद्दी था। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। भले ही उसमें प्रतिभा न हो, वह ताकतवर बनने के लिए किसी और से ज्यादा मेहनत करेगा। तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, कोशिश करना छोड़ दो, लिनकियान ने हमेशा की तरह घमंड से कहा। वह भविष्य में इतनी शक्तिशाली होने वाली थी कि लिनकुल में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर आज कोई उसे छू भी नहीं सकता, तो भविष्य में जब उसकी आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी, तब वे कैसे उसका सामना करेंगे? ब्रह्मांडीय अग्नि और हिम शक्ति। वह पलक झपकते ही दो विपरीत शक्तियों का उपयोग कर सकती है। उसकी क्षमता लगातार बढ़ती रहेगी। लिन हाई का चेहरा उतरा हुआ था। लिन कियान जितनी शक्तिशाली होती जा रही थी, लिन फैंग के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब तुम्हारी बारी है, लिन कियान ने लिन फैंग की ओर ठंडी मुस्कान के साथ कहा और फिर युद्ध के मैदान से नीचे उतर गई। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और निर्मल आकाश और सूर्य की ओर देखा। लिन फैंग धीरे धीरे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था और फिर उस पर कदम रखा। लिन हॉन पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। लिन हॉन ने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा, मैं इस अवसर का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मुझे पता है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारे लिए जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। अब तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो, लेकिन अगर तुम लिन कियान से भी लड़ते तो भी यही हाल होता। तुम्हारे लिए बिना किसी चोट के बच निकलने का कोई मौका नहीं था। लिन फैंग बस हंस पड़ा। लिन हॉन में इतना आत्मविश्वास था कि वह एक आभा की तरह उसके चारों ओर मंडराता रहता था। उसकी नजरों में लिन फैंग का कोई महत्व नहीं था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? लिन हॉन ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि लिन वू को हराने के बाद तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? अगर तुम मानते हो कि हम दोनों बराबर हैं तो तुम अभी भी बहुत नासमझ हो और अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हो। बस कह दो कि तुम स्वर्ग में अद्वितीय हो। कह दो कि अगले 10,000 वर्षों में मुझे तुम्हारे जैसी अद्भुत प्रतिभा कभी देखने को नहीं मिलेगी, लिन फैंग ने चिढ़ाते हुए लहजे में कहा। लिन फैंग ने लिन वू से लड़ाई भी नहीं की थी और उसे कीड़े की तरह जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर दिया था। लिन हॉन्ग, जिसने अभी तक लिंची स्तर को भी पार नहीं किया था, फिर भी इतना आत्मविश्वास कैसे रख सकता था? जाहिर है, लिन हॉन्ग उन शब्दों से बेहद नाराज हो गई थी। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, लिन हॉन्ग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। उसके पीछे एक बर्फ और हिम का देवता प्रकट हुआ और एक जमा देने वाली ठंडी ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया। लिंची परत। लिन हॉन्ग ने भी लिंची परत को पार कर लिया था। वह भी इसे छिपा रहा था। दर्शकों में से कुछ लोग चिल्लाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पिता लिन कुल में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनके बेटे और बेटी दोनों ही प्रतिभावान हैं, ऐसी प्रतिभा जो 1000 साल में एक बार ही देखने को मिलती है। दोनों ने ही लिंची स्तर को पार कर लिया है। ये हमारे कुल के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कुल को अब अपने मुखिया को बदलने की सख्त जरूरत है। लिन बा दाओ के कुल मुखिया बनने की बात सोचकर कई लोग बहुत उत्तेजित हो रहे थे। उनका मानना था कि इससे कुल प्रसिद्धि और गौरव की नई ऊंचाइयों को छूलेगा। उनका मानना था कि लिन बा दाओ के नेतृत्व में कुल यांगझोउ शहर का सबसे शक्तिशाली कुल बन जाएगा। इस साल की वार्षिक सभा में मैं अपनी बहन के साथ युद्ध के मैदान में उतरूंगा। तुम तो असली लड़ाई से पहले बस एक दयनीय दावत हो। एक ही वार में तुम अपाहिज हो जाओगे। तुम्हारे पिता कबीले के मुखिया पद से हट जाएंगे। उन्हें अपने अपाहिज बेटे की देखभाल के लिए समय चाहिए होगा। लिन हुन ने अपना घिनौना स्वभाव प्रकट करते हुए कहा। पूरे वातावरण में बर्फीली ठंडी ऊर्जा छा गई थी। जू यंग पर्वतीय गांव में केवल उन्हीं साधकों को प्रवेश दिया जाता था जिनके पास बर्फ और हिम की शक्ति होती थी। बर्फ और हिम से संबंधित कौशल, चपलता की तकनीकें और क्षमताएं सभी अत्यंत शक्तिशाली थीं। लिन हॉन्ग जू यंग पर्वतीय गांव में इन सभी कौशलों का अध्ययन कर रहा था। उसके शरीर से अत्यधिक ठंडी हवा निकल रही थी और यह स्पष्ट था कि वह जरा भी कमजोर नहीं था। वह लिन कियान जितना ही शक्तिशाली था या शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली था। देखते ही देखते लिन फैंग का शरीर पाले और बर्फ की सफेद परत से ढक गया। लड़ाई अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि लिन फैंग अपने प्रतिद्वंदी से प्रभावित होने लगा था। गरजती बिजली। लिन फैंग ने पहल करते हुए पहला वार किया। गर्जना से पूरा वातावरण गूंज उठा और सब स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने तलवार से निकलती हुई प्रकाश की किरणें देखीं तो वे समझ गए कि लिन फैंग के पास भी असाधारण शक्ति है। फिर भी सबकी निगाहें केवल लिन कियान, लिन हेन और लिन हॉन पर टिकी थी, क्योंकि वे सभी लिंची स्तर को पार कर चुके थे। लिन फैंग ने अपनी तलवार से लिन हॉन की ओर वार किया। लिन हॉन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने आलसे से अपनी हथेली उठाई और एक बर्फीली ठंडी ऊर्जा निकली। लिन फैंग की लंबी तलवार बर्फ और पाले से ढक गई और पलट गई। गरजती हुई बिजली। लिन फैंग की हरकतें तेज और फुर्तीली थीं।
हमले के कंपन से हिलती हुई उसकी तलवार ने उस पर जमी बर्फ और पाले को भी झाड़ दिया और एक बार फिर लिन हॉन की ओर वार किया। लिन हॉन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लिन हॉन ने अपना हाथ लिन फैंग की तलवार की ओर बढ़ाया। एक अत्यंत शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा उत्पन्न हुई जिससे लिन फैंग की तलवार की नोक कांप उठी। वातावरण में एक प्रबल ऊर्जा का संचार होने लगा। लिंग ची स्तर। इस स्तर तक पहुंचने वाले साधक बलवान होते हैं। प्रबल ची फुर्ती, शारीरिक शक्ति। वे ची स्तर के साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। लिन फैंग ने अपनी तलवार से एक अत्यंत प्रबल शक्ति का प्रवाह महसूस किया। उनके मन में उदासी छाई रही, लेकिन उनके चेहरे पर बनी सहज मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। 9 भारी लहरें। लिन फैंग ने अपनी तलवार पीछे खींची और तुरंत ही शक्तिशाली झटके वाली लहरें उसकी बांह से निकलकर उसके हाथ से बाहर आईं और सीधे लिन हॉन की छाती की ओर निशाना साधा। लिन हॉन ने भौहें चढ़ाईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग एक ही समय में दोनों हाथों से 2 अलग अलग कौशल का इस्तेमाल कर सकता है। ये करना बेहद मुश्किल था, लेकिन लिन फैंग ने इसे जिस तरह से किया वह बिल्कुल त्रुटिहीन था। दफा हो जाओ, लिन हॉन चिल्लाया। हालांकि वह लिंग ची स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन अपनी सभी उम्मीदों के विपरीत वह युद्ध में बिल्कुल भी हावी नहीं हो पा रहा था। बर्फ और हिम हवा में ऐसे घूमने लगे मानो नाच रहे हों। लहरें अचानक रुक गईं और आगे नहीं बढ़ पाईं। लिन फैंग रुका नहीं और बार बार अपनी तलवार लिन हॉन की ओर घुमाता रहा। लिन फैंग की तलवार हवा में सीटी बजाती हुई जा रही थी और वातावरण में गर्जनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। लिन फैंग पहाड़ की तरह दृढ़ता से अपने पैरों पर खड़ा था, एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा था। उसकी तलवार एक भयंकर अजगर की तरह लग रही थी जो भयंकर तूफान को बुला रहा हो। वाह, लिन हाई ने धीमी आवाज में कहा। यह है लिन फैंग की असली ताकत। उसकी चाल, कौशल और तकनीकें उम्मीदों से कहीं बढ़कर थीं, फुर्तीला, चुस्त और कुशल। लिन हॉन को अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव लिए पीछे हटना पड़ा। भले ही वह सिर्फ एक कदम पीछे हटा था, लेकिन लिंग ची स्तर का साधक होने के नाते वह बेहद घमंडी और अभिमानी था। उसने तो यहां तक कह दिया था कि लिन फैंग एक भी वार नहीं झेल पाएगा। फिर भी तलवार का हर वार पिछले वार से तेज लग रहा था और लिन फैंग ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जाहिर है उसका चेहरा अब उतना चमकीला नहीं था जितना तब था जब उसे लगता था कि वह लिन फैंग को एक ही वार में हरा सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति से हार का सामना करना पड़ रहा था जो अभी लिंग ची स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। अपने साथ हुए अपमान के कारण वह अपने गुस्से को और अधिक नियंत्रित नहीं कर सका। मैं तुम्हें मार डालूंगा, लिन हॉन चिल्लाया। फ्रोजन शेडोज। वातावरण एकदम सन्नाटे में डूब गया और तापमान तेजी से गिरने लगा, जमीन जमने लगी। आसमान से एक अजीब सी बर्फबारी शुरू हो गई, मानो छायादार बर्फ के टुकड़े हों। उन्होंने पूरे मैदान को घेर लिया और कुछ टुकड़े लिन हॉन के चारों ओर घूमने लगे, मानो बर्फ की ढाल बन गई हो। तापमान लगातार गिरता चला गया, यहां तक कि नजर आने वाली हर चीज जमने लगी। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हारे पास इसके लिए कौशल होना चाहिए, लिन फैंग ने कहा, जबकि बर्फ लगातार उन पर गिर रही थी। उनकी भौहें बर्फ से जम गई थी जिससे वे सफेद दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें काली नलियों जैसी थीं जो उनके आसपास के वातावरण से सारी ऊर्जा सोख लेती थीं। वह अपनी जगह पर स्थिर और हमेशा की तरह शांत खड़े थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरा मंच हिलने लगा। न केवल मंच बल्कि नीचे की धरती भी जोर से कांपने लगी। बर्फ की इस दुनिया में लिन फैंग की ऊर्जा कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए लिन फैंग की शक्ति में वृद्धि हुई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लिन हॉन को जल्द से जल्द खत्म करने का निश्चय कर लिया। उसने बर्फ और हिम में समाहित शक्ति को अवशोषित करना शुरू किया और फिर उस सारी शक्ति को अपनी मुट्ठी और तलवार की नोक में केंद्रित कर लिया। वह न केवल उस क्षेत्र में मौजूद बर्फ और हिम की शक्ति का उपयोग कर रहा था, बल्कि आकाश और पृथ्वी से भी शक्ति प्राप्त कर रहा था। अब तक उसने जितनी शक्ति अवशोषित की थी वह भयावह स्तर की थी। लिन फैंग ने अपनी बाईं मुट्ठी में बल केंद्रित किया, जबकि उसका दाहिना हाथ बाहर की ओर निकला और लिन हॉन की दिशा में धरती को हिला देने वाली गर्जना उत्पन्न की। उसकी गर्जनापूर्ण शक्ति तलवार के हर वार के साथ और भी भयावह होती जा रही थी। उसके हमले हवा में फूटती हुई असली बिजली की तरह प्रतीत होने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ से ढका पूरा वातावरण बिजली और गरज की शक्ति से टुकड़ों में कट रहा हो। लिन हॉन की आंखें सदमे से सिकुड़ गईं। लिन फैंग की तलवार अब पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। बर्फ का वातावरण उसकी आक्रमण शक्ति को बढ़ाने के बजाय कम करने के लिए बनाया गया था। उसके आक्रमण न केवल शक्तिशाली हो रहे थे, बल्कि उनसे एक प्रबल ऊर्जा भी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सभी तत्वों की शक्ति मिलकर तलवार की शक्ति बन रही हो, जो बर्फ को सोखकर उसकी शक्ति को और बढ़ा रही हो। लिन हॉन ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए। अब वह लिन फैंग की शक्ति को कम नहीं आंक रहा था। उसने बर्फ और हिम की प्रबल ऊर्जा का प्रयोग शुरू किया, जो हवा में फैलने लगी और फिर लिन फैंग की तलवार में समा गई। लिन हॉन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी शक्ति अवशोषित होकर प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। तलवारबाज के रास्ते में आने वाली हर चीज का नाश हो जाएगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तलवार पर विजय पा सके, लिन फैंग ने कहा। उसने एक और कदम बढ़ाया और उसकी तलवार से प्रकाश निकलने लगा। इस तलवार की नोक में समाहित शक्ति आकाश और पृथ्वी की किसी भी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। लिन फैंग लिन हॉन की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ एक गर्जना गूंज रही थी, क्योंकि उसकी तलवार उसके और लिन हॉन के बीच की बर्फ पर प्रहार कर रही थी। लिन हॉन ने एक कदम पीछे लिया और फिर एक कदम और पीछे लिया। वह अनजाने में पीछे हट रहा था क्योंकि उसका शरीर खतरे को भांप रहा था। लिन हॉन का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उस समय वहां मौजूद सभी लोग जो देख रहे थे उसे देखकर पूरी तरह से अचंभित थे। लिन फैंग आगे बढ़ता जा रहा था जबकि लिन हॉन पीछे हट रही थी। ये संभव ही कैसे है?
लिन फैंग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लिन होंग ने लिंग ची स्तर को भेद दिया है, फिर भी वह लिन फैंग की तलवार से पीछे हटता जा रहा है। भीड़ को समझ नहीं आ रहा था कि लिन फैंग की अविश्वसनीय शक्ति को कैसे समझाया जाए। ची स्तर और लिंग ची स्तर के बीच का अंतर मामूली नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा था। इस अंतर को पार करने के लिए साधक को असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होती थी, और इतनी कम उम्र में ऐसा कर पाना सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा का काम था। लिन वंश का साधारण सा लिन फैंग इतने कम समय में कैसे विलक्षण प्रतिभा बन गया? लिन बा दाओ और भी अधिक आश्चर्यचकित था। उसका चेहरा अत्यंत विकृत और कुरूप हो गया था। लिन फैंग के प्रति उसकी हत्या की मंशा और भी प्रबल हो गई थी। लिन हाय अचंभित दिख रहा था, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और आंखों में गर्व झलक रहा था। लिन फैंग का इतना आत्मविश्वास होना स्वाभाविक था। तलवारबाजी में वह इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगता था मानो उसने अपनी असली ताकत को जीवन भर छुपाए रखा हो। लगता है नन्हे फैंग ने कभी अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया। अगर उसकी आत्मा जागृत हो जाए तो क्या नजारा होगा? लिन हाय ने सोचा। उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई थी। उसे असीम संतुष्टि महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने बेटे का अचानक उत्थान देख रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो उसका बेटा कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि भविष्य का एक महान व्यक्तित्व है। लिन हाय ने शरारती अंदाज में लिन बा दाओ की ओर देखा। आहे, लिन हॉन पागल हो रहा था। वह बर्फ से एक और अवरोध बनाने की कोशिश करते हुए पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। तलवार की ऊर्जा वातावरण में फैल रही थी, जिससे तेज हवा के झोंके उठ रहे थे जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा ले जा रहे थे। लिन होन के पास अब जीतने का कोई मौका नहीं था। उसका हर हमला लिन फैंग की तलवार में निहित शक्ति को और मजबूत कर रहा था। वूश! लिन फैंग की तलवार से सीटी जैसी आवाज आए। लिन होन की बर्फ की ढाल की ऊर्जा एक बार फिर लिन फैंग की तलवार से नष्ट हो गई। लेकिन इस बार लिन होन पूरे हमले को सहन नहीं कर पाया। उसके कपड़े फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके शरीर से खून टपकने लगा। तलवार ने उसे सीधे तौर पर नहीं मारा था, लेकिन हमले से उत्पन्न ऊर्जा के कारण ही उसकी ये दयनीय हालत हो गई थी। लिन हॉन को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। यह पहली बार था जब उसकी अपनी ऊर्जा ने उसे इतनी ठंड का एहसास कराया था, इतनी ठंड की उसकी हड्डियां तक कांप उठी थीं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस ऊर्जा ने उसे घायल किया था वह उसकी अपनी ही थी। वह न केवल घायल हुआ था, बल्कि अब उसकी जान भी खतरे में थी। लिन फैंग की तलवार में जरा भी दया नहीं थी। अगर उसे जरा भी मौका मिला तो लिन फैंग उसे मार डालेगा। जी हाँ, उसी क्षण लिन हॉन को एहसास हुआ कि उसके लिए स्थिति कितनी खतरनाक हो गई है। अब तक उसने सोचा था कि वह बिना किसी जवाबी कार्रवाई के लिन फैंग पर हमला कर सकेगा, उसकी जान ले सकेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति बिल्कुल उलझ जाएगी। लिन हॉन को अपनी फुर्ती की तकनीकों का अभ्यास न करने पर खुद से नफरत हो रही थी। उसे इस स्थिति से पीछे हटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लिन फैंग के सभी हमले त्रुटिहीन थे। वह अपनी तलवार की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत कर रहा था। धमाका! तेज हवा ने बर्फ से ढके वातावरण को तहस नहस कर दिया। लिन फैंग हिलने लगा और वातावरण स्वयं ही मुड़ने और विस्फोट करने लगा। यह प्रलय जैसा लग रहा था और उसके भीतर केवल एक तलवार ही बची थी। यह खतरनाक लग रहा है। लिन बा दाओ उदास होकर चिल्लाया, अरे जानवर, तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, हिम्मत मत करना। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चुप रहो। लिन बा दाओ, क्या तुम भूल गए हो कि इस स्थिति का सुझाव तुमने ही दिया था? अब जब लिन हॉन लिन फैंग को हरा नहीं पा रहा है तो तुम दखल देना चाहते हो। लिन हाय ने लिन बा दाओ को बीच में आने से रोकते हुए कहा। वह अचानक गायब हो गया और पल भर में लिन बा दाओ के सामने आ गया। अब उसके मन में लिन बा दाओ के लिए कोई दया नहीं बची थी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी। भले ही लिन हाय के मन में लिन बा दाओ के लिए पहले से ही मित्रता थी, लेकिन लिन बा दाओ उससे और उसके बेटे से घृणा करता था। यह देखते हुए कि लिन बा दाओ लिन फैंग की जान लेना चाहता था, लिन हाय के पास भी उतना ही निर्दय होने का विकल्प था। लिन हॉन ने एक भयानक चीख मारी जिससे लिन बा दाओ का चेहरा एकदम बदल गया। मेरे रास्ते से हटो, उसने चिल्लाते हुए लिन हाय के पास से निकलने की कोशिश की। यह मत सोचो कि इतनी कम शक्ति से तुम अपनी मनमर्जी कर सकते हो। लिन हाय ने अपनी आत्मा को मुक्त किया। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड जम गया हो और समय थम गया हो। लिन बा दाओ जहां खड़ा था वहीं जम गया। अब मेरा मन नहीं है, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार लगातार मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम यहीं मर जाओ। लिन फैंग लिन हॉन को घूर रहा था, जो अपने घावों को ढककर खून को मंच पर फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इस समय लिन फैंग पूरी तरह निर्दयी लग रहा था। वह अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए लिन हॉन को देख रहा था। लिन फैंग ऐसा लग रहा था मानो वह तय कर रहा हो कि उसे क्षैतिज रूप से 2 हिस्सों में काट दे या लंबवत रूप से। हिम्मत मत करना, एक कमजोर आवाज ने चिल्लाकर कहा। ये लिन की यान थी। उसकी बर्फ और अग्नि शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी। लिन फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक ही समय में जल भी रहा हो और जम भी रहा हो। लिन की यान तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। दफा हो जाओ। लिन फैंग मुड़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी सारी शक्ति और असीम ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। धमाका! वातावरण में व्याप्त बर्फ और आग पल भर में बिखर गई। मर जा! उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। इससे पहले कि लिन फैंग मुड़ पाता, एक तलवार उसके गले में घुस चुकी थी। वातावरण में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ और लिन फैंग पीछे की ओर उड़ गया। हवा में उड़ते हुए उसके गले से लगातार खून बहने लगा। तुम्हारे अंदर न तो ईमानदारी है और न ही नैतिकता, लिन हाय ने लंबे और दर्द भरे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। जब लिन हाय लिन बा दाओ को बीच में आने से रोक रहा था, तभी लिन चेन मंच पर पहुंचा और इस मौके का फायदा उठाकर लिन फैंग की गर्दन काट दी। हिमयुग! लिन हाय क्रोधित हो उठा।
पूरा वातावरण जम गया। लिन झेन का चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसे अपने चेहरे पर एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा का प्रहार महसूस हुआ। भीड़ में मौजूद हर कोई अपनी जगह पर जम गया था। मेरी मदद करो, लिन झेन चिल्लाए। बहुत देर हो चुकी थी। लिन हाई की हथेली उसके सामने थी और उसने जोर से उसकी छाती पर वार किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह लिन हाई को घूर रहा था। तुमने सच में मुझे मारने की हिम्मत की? लिन झेन के मुंह से लगातार खून बह रहा था। लिन हाई ने सिर्फ लिन झेन की छाती पर ही हमला नहीं किया था, बल्कि अपनी बर्फीली ऊर्जा उसके शरीर में भेजकर उसके अधिकांश अंगों को नष्ट कर दिया था। लिन हाई ने लिन झेन का भाग्य तय कर दिया था। लिन झेन, तुमने मेरे बेटे पर अचानक हमला किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लिन हाई का स्वर बेहद ठंडा था। गुस्से से लिन हाई के हाथ कांप रहे थे। लिन झेन की आंखें चौड़ी खुली थीं और वह धीरे धीरे मरते हुए नफरत और आक्रोश से लिन हाई को घूर रहा था। सभी लोग प्रतिमाओं की तरह अकड़े हुए थे। क्या लिन झेन को इतनी आसानी से मार दिया गया था? उस क्षण पूरी भीड़ लिन हाई की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में भय का भाव था। केवल इस स्तर की असाधारण शक्ति ही वहां मौजूद सभी लोगों के हृदय में दहशत पैदा कर सकती थी। क्या वास्तव में लिन वंश में ऐसा कोई राक्षस मौजूद था? उस क्षण लिन बा दाओ ने एक उंगली भी हिलाने की हिम्मत नहीं की। लिन हाई ने मुड़कर लिन कियान की ओर देखा और ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, हाओ यूए संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, स्नो शैडो माउंटेन विलेज का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, तुम दोनों बेशर्म और निकम्मे हो। लिन कियान ने अपने होंठ दबा लिए। वह लिन हाई के जानलेवा इरादों को समझ सकती थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले। वह चलने लगा। उसकी आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था। हर कोई डर रहा था कि एक भी आवाज वहां मौजूद सभी लोगों की जान ले सकती है। लिन होंग युद्ध हार चुका था, इसलिए वह लिन कियान की ओर बढ़ रहा था। लिन झेन और लिन कियान ने अचानक लिन फैंग पर हमला कर दिया। जब उन्हें लगा कि लिन होंग लिन फैंग को हरा देगा, तो उन्होंने हार मानने की कोई गुंजाइश छोड़े बिना लड़ाई को जितना हो सके लंबा खींचना चाहा, ताकि लिन फैंग मर जाए। जब उन्हें पता चला कि कुछ भी उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बीच में दखल दिया और अचानक लिन फैंग पर हमला करके उसका गला काट दिया। भला लिन हाई को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? तुम क्या करने का इरादा रखते हो? लिन कियान ने लिन हाई को घूरते हुए पूछा। तुम सबको खत्म कर दूंगा, लिन हाई ने स्पष्ट स्वर में कहा। उस क्षण उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? लिन कियान ने पूछा, जिसका चेहरा पूरी तरह से जम गया था। मैं क्यों नहीं, लिन हाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में वही घातक इरादा भरा हुआ था। लिन हाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? लिन बा दाओ और कुछ अन्य बुजुर्ग जो घबराए हुए थे चिल्लाए। लिन हाई, कमीने, तुम किसे धमका रहे हो? मुझसे बकवास मत करो। आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। लिन हाई ने भीड़ पर नजर घुमाते हुए कहा। उसकी निगाहें खंजर की तरह तीखी थीं। लिन हाई ने बुजुर्गों के दयनीय भावों को देखा, अपनी आंखें सिकुड़ी और अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी। क्या ऐसा है? लिन कबीले के क्षेत्र में कहीं अविश्वसनीय ऊर्जा से भरपूर एक विशाल और शक्तिशाली शक्ति अचानक प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद भीड़ ने लगभग 1 किलोमीटर दूर एक मानव आकृति देखी। वह आकृति अविश्वसनीय गति से उड़ती हुई भीड़ के ऊपर से गुजरी और युद्ध के मैदान पर जा गिरी। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी भौहें स्याही की तरह काली थीं। वह बेहद रहस्यमय लग रहा था। उसका शरीर गठीला था और वह लिन हाई जितना लंबा था। वह लिन बा दाओ से बहुत मिलता जुलता था। माननीय बड़े साहब, लिन हाई ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर तुरंत मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दुख भरी लग रही थी। वह उसके चाचा लिन रुई थे। लिन रुई आमतौर पर लिन कबीले की सीमा के भीतर ही साधना करते रहते हैं। जब भी कोई समस्या आती थी, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या न हो, कबीले के मुखिया और बुजुर्ग उसका समाधान करते थे। लिन रुई लगभग कभी भी अपना अभ्यास नहीं तोड़ते थे और कबीले के सदस्यों से मिलने नहीं आते थे। माननीय बुजुर्ग, उनके द्वारा दिखाए गए शक्ति प्रदर्शन को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। आकाश में इस तरह उड़ना जैसे वे किसी शांत और निर्मल आंगन में चल रहे हों, इसके लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चपलता तकनीकों और उच्च स्तर की साधना की आवश्यकता थी। लिन फैंग बेबस होकर जमीन पर पड़ा था। उसके गले से लगातार खून बह रहा था। उसने जल्दी से कुछ गहरी उपचार गोलियां निगल लीं। उसका घाव भरने लगा था, लेकिन इतना खून बह चुका था कि वह बस वहीं पड़ा रहा और गोलियों के असर से ठीक होने का इंतजार करता रहा। जमीन से लिन रुई की तरफ देखते हुए उसे याद आया कि उसने उसे सिर्फ 2 बार ही देखा था। आदरणीय बुजुर्ग लगभग कभी बाहर नहीं आते थे। माननीय बुजुर्ग, लिन हाई जो कुल के मुखिया हैं, लिन कुल को कोई महत्व नहीं देते। उन्होंने निराधार रूप से 7वें बुजुर्ग की हत्या कर दी। इस समय वह लिन वंश के एक असाधारण प्रतिभाशाली सदस्य लिन कियान को भी मारना चाहता है। उसने वहां मौजूद सभी बुजुर्गों और वंश के सदस्यों को धमकी भी दी है। माननीय बुजुर्ग, कृपया लिन हाई को उसके सभी अपराधों के लिए दंडित करें। बुजुर्गों ने कहा, मानो लिन हाई ही कबीले के भीतर की सभी समस्याओं का मूल कारण हो। लिन हाई अपनी इस स्थिति पर केवल हंस ही सकता था। लिन हाई, तुम किस बात पर हंस रहे हो? लिन रुई ने उदासीन स्वर में पूछा। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि वे सचमुच बेशर्म हैं। शुरू में क्या आदरणीय बुजुर्ग को कबीले का समर्थन पर्दे के पीछे से ही करना चाहिए था और कबीले के मामलों में तब तक दखल नहीं देना चाहिए था जब तक कि कबीला खतरे में न हो। लिन हाई ने व्यंग्यपूर्वक कहा। कितनी धृष्टता और उद्दंडता है तुम्हारी। मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन रुई ने बर्फीले स्वर में कहा और उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। चाचा जी, मैं लिन कुल का मुखिया हूं। भले ही आप एक सम्मानित बुजुर्ग हो, लेकिन इससे आपको कुल के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं मिलता। कुल मुखिया होने के नाते इन मामलों में मेरा निर्णय ही अंतिम है, लिन हाई ने हठपूर्वक कहा। वह पीठ सीधी करके और सिर ऊंचा करके लिन रुई की आंखों में देखते हुए खड़ा था। तुम्हारी ये हिम्मत तो देखो।
आदरणीय बुजुर्ग कोई साधारण बुजुर्ग नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही वंश के बुजुर्ग हैं। तुम में इतनी धृष्टता है कि तुम कनिष्ठ और वरिष्ठों में कोई भेद नहीं करते। ये तो कुल के विरुद्ध अपराध है। लिन बादाओ ने अशांति फैलाने के प्रयास में ये कहा। अपराध? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं कुल का मुखिया हूं और कुल के मामलों में मेरा फैसला अंतिम है, यह एक सच्चाई है। लिन हाई को पता था कि इस स्थिति का क्या परिणाम होगा। वह मुड़ा और लिन फैंग की ओर चल पड़ा। बर्फ से भरी एक हथेली अचानक लिन हाई की ओर बढ़ी। लिन हाई आने वाले हमले की परवाह किए बिना लिन फैंग की ओर बढ़ता रहा। बर्फ की हथेली लिन हाई की निहत्थी पीठ पर जोर से पड़ी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली हमला था। लिन हाई का पूरा शरीर तुरंत पाले से ढक गया और उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह सिर से पैर तक पूरी तरह सफेद हो गया और अचानक टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह लिन फैंग की ओर उड़ गया। लिन हाई ने हैरानी से चिल्लाया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वह लिन फैंग की ओर उड़ रहा था और हवा में ही पकड़ा गया। उसे ये देखकर झटका लगा कि उसका बेटा मरा नहीं था और जब उसने उसे पकड़ा तो वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। फिर भी उसके चेहरे के भाव शुरू से लेकर अब तक नहीं बदले थे। चाचा जी, आपने मुझ पर तब हमला किया जब मैं निहत्था था। आज से मेरा इस कुल से कोई संबंध नहीं है और आज से मैं आपसे अपना खून का रिश्ता तोड़ रहा हूं। लिन हाई ने मुंह से खून टिपकाते हुए कहा। लिन रुई ने उस पर अचानक हमला कर दिया था। उसे ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी और वह ठंड से कांप रहा था। अगर लिन फैंग ने उसे हवा में उड़ते हुए न पकड़ा होता तो वह बहुत दूर जा गिरा होता। छी, हम सच में खून के रिश्तेदार हैं। तुम मेरे परिवार हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। दफा हो जाओ, लिन रुई ने ठंडे लहजे में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन हाई हमले को नहीं रोकेगा, इसलिए उसने बिना झिझक के हमला कर दिया। अभी जो कुछ हुआ था उसे लेकर उसके मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। लिन कियान कबीले में एक प्रतिभाशाली के रूप में मशहूर होने लगी थी। उसका भविष्य उज्ज्वल था और वह कबीले को प्रसिद्धि और रुतबे के नए स्तर पर ले जाएगी। अगर कबीले की प्रसिद्धि और रुतबा बढ़ता है तो लिन रुई को भी फायदा होगा। उस निकम्मे लिन फैंग के कौशल और क्षमता में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बेकार आत्मा बेकार ही रहती है। लिन फैंग कभी भी लिन कियान के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा, लिन रुई ने सोचा। छोटे फैंग, हम जा रहे हैं, लिन हाई ने कोमल और नाजुक आवाज में लिन फैंग से फुसफुसाते हुए कहा। लिन फैंग ने सिर हिलाया। वह अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके दिल में घृणा और पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। वह भूत जैसा दिख रहा था। उसने इतना खून खो दिया था कि उसका जीवित रहना चौंकाने वाला था। लिन फैंग खड़ा तो हो सकता था, लेकिन चलने के लिए उसे लिन हाई के सहारे की जरूरत थी। लिन फैंग ने कबीले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उनके चेहरे उसके दिल में गहराई से बस चुके थे। लिन कबीले के सभी सदस्य उसे और उसके पिता को जाते हुए देखते रहे। कबीले के कई सदस्य मन ही मन असमंजस में थे कि अभी अभी क्या हुआ था। लिन फैंग को हर कोई निकम्मा समझता था, फिर भी उसके हमलों में इतनी जबरदस्त शक्ति समाहित थी, उसकी ऊर्जा इतनी भयानक थी और तलवारबाजी में वह इतना कुशल था कि उसने लिंगची स्तर के एक साधक को भी हरा दिया था और यहाँ तक कि लिंगू को भी जमीन पर कीड़े की तरह रेंगने पर मजबूर कर दिया था। क्या एक निकम्मा ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता है? लिन हाई ने लिन झेन को एक ही वार में मार डाला था और वहां मौजूद सभी लोगों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वह उन्हें मार डालेगा। अगर माननीय बुजुर्ग प्रकट नहीं होते तो उसे कौन रोक सकता था? दुर्भाग्यवश लिन बादाओ की प्रतिभाशाली पुत्री लिन कियान थी, अन्यथा लिन हाई ही लिन वंश का मुखिया बना रहता। लिन फैंग और लिन हाई के बारे में लिन वंश के सदस्यों की राय बदल गई थी। वे सम्मान के पात्र थे और अपने कार्यों पर गर्व कर सकते थे। कितनी अफसोस की बात है, अगर हमने मिलकर काम किया होता तो हम कबीले को पुनर्जीवित कर सकते थे और हमें कोई चिंता नहीं होती। छठे बुजुर्ग ने क्षितिज पर दिख रही दो आकृतियों को देखते हुए सोचा। फिर उन्होंने अफसोस में आह भरी, क्योंकि जो हो चुका था उसे बदलने की शक्ति उनमें नहीं थी। वे केवल चुप रह सकते थे और स्थिति को वैसे ही स्वीकार कर सकते थे जैसी वह थी। लिन हाई अपने कमरे में ध्यान कर रहा था। एक सफेद और धुंधली ऊर्जा उसके शरीर को घेरे हुए थी और उसके भीतर प्रवेश करने लगी थी। यह ऊर्जा उसके सभी घावों को भर रही थी और उसके शरीर में समाई बर्फीली ऊर्जा को दूर कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक चकाचौंध भरी रोशनी उसके शरीर को घेरे हुए थी। पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उनके बगल में बैठे लिन फैंग ने पूछा। घाव लगभग पूरी तरह ठीक हो गए हैं। नन्हे फैंग, ये गोलियां कमाल की हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिली? लिन हाई ने गहरी उपचार करने वाली गोलियों की बोतल पकड़ते हुए पूछा। एक गोली लेते ही उसके घाव अचानक बहुत बेहतर दिखने लगे। वह अपने घावों से तेजी से उबर गया था। लगता है अगर मौका मिला तो मुझे रक्षक कोन का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लिन फैंग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इन गोलियों का उसके पिता पर इतना गहरा असर होगा। जिस दिन हान मान घायल हुए थे, लिन फैंग को ये गोलियां रहस्यमय, लगभग जादुई लग रही थीं। आदरणीय एल्डर के लिन हाई पर हमले से हान मान मांस का पेस्ट बन जाते। लिन हाई की चोट हान मान की चोट से कहीं ज्यादा गंभीर थी। लिन हाई हान मान से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वह ऐसे हमले से बच पाया। हालांकि पहले की तरह ही उस शक्तिशाली उपचार की गोली ने लिन हाई को तुरंत ठीक कर दिया। इससे इन गोलियों की प्रभावशीलता का पता चलता है। पिताजी, यूनहाई संप्रदाय के एक रक्षक ने मुझे ये दिए थे, लिन फैंग ने उत्तर दिया। ओह, लिन हाई ने सिर हिलाया। छोटे फैंग, तुम्हें यूनहाई संप्रदाय में वापस जाना चाहिए। थोड़े ही समय में तुम शायद लिन कियान से बहुत आगे निकल जाओगे। लिन कियान को पछाड़ना। लिन फैंग मन ही मन मुस्कुराया। उसने तो लिन कियान के स्तर को देखा तक नहीं था। साधना का मार्ग विशाल था, भला वह लिन कियान को पछाड़ देने जैसी तुच्छ बात का पीछा कैसे कर सकता था। पिताजी, आपका क्या होगा? आप कहाँ जाएंगे? लिन फैंग ने अपने शब्दों को रोक लिया, क्योंकि उसका वर्तमान लक्ष्य कहीं अधिक बड़ा था। वह ये पता लगाना चाहता था कि क्या उसके पिता ने उसके साथ रहने की योजना बनाई है।
मैं शाही शहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। शाही नगरी। लिन फैंग दंग रह गया। शाही नगरी निस्संदेह ज़ुयू देश का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त, सबसे शक्तिशाली और समृद्ध नगरी है। शाही नगरी में लिन कबीले जैसा छोटा परिवार भी आसानी से गायब हो सकता है। शाही नगरी अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली थी। दरअसल शाही वंश को एक संप्रदाय के रूप में भी देखा जा सकता था, जो पूरे ज़ुयू देश का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। चिंता मत करो नन्हे फैंग, भले ही शाही शहर असाधारण साधकों से भरा हो, मैं वहां उपद्रव करने या लोगों को मारने नहीं जा रहा हूं। मैं बस वहां घूमने जा रहा हूं। मेरे जाने से कोई समस्या नहीं होगी। और अभ्यास करो और जब तुम मजबूत हो जाओ तो शाही शहर आकर मुझसे मिलो, लिन हाई ने कहा, जिसने देखा कि लिन फैंग के चेहरे पर चिंता और मायूसी झलक रही थी। लिन फैंग तुरंत शांत हो गया, जिससे लिन हाई मुस्कुरा उठा। ठीक है, चलिए चलते हैं, लिन हाई ने उठते हुए कहा। उसने कुछ चित्र और पांडुलिपियां उठाईं और वे दोनों साथ चल दिए। आखिरकार वे शहर के बाहर पहुंचे और रुक गए। उन्होंने आसमान में फैले विशाल और असीम क्षितिज को देखा जो अंतहीन प्रतीत हो रहा था। लिन हाई ने शहर की ओर थूका, फिर मुड़कर मुस्कुराते हुए लिन फैंग से कहा, छोटे फैंग, हम एक ही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, तुम पहले जाओ, ठीक है? पिताजी, मैं आपके जाने तक यही रहना चाहता हूँ। आप पहले जा सकते हैं, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। लिन हाई ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है छोटे फैंग, लोग खतरनाक होते हैं और कई लोगों के बुरे इरादे होते हैं, अपनी यात्रा में सावधान रहना। अपनी बात समाप्त करते ही लिन हाई घोड़े पर सवार होकर तेजी से दूर चला गया। उसकी आकृति धीरे धीरे ओझल हो गई। लिन हाई ने वार्षिक सम्मेलन के दौरान लिन फैंग को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देखा था, इसलिए वह अधिक निश्चिंत महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि लिन फैंग को अब उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक पिता होने के नाते वह चिंता करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। लिन फैंग ने अपने पिता की परछाई को क्षितिज में ओझल होते देखा। उसने अपना सिर उठाया, आकाश की ओर देखा और फिर तुरंत कियान ली ज़ू पर सवार होकर यांगजो शहर वापस चला गया। चीजों को ऐसे ही कैसे छोड़ा जा सकता है? अगर मैंने वार्षिक सम्मेलन में लिन कियान को हरा दिया होता तो वे मेरे पिता के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। मैं लिन कबीले को सबक सिखाऊंगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। आकाश बारिश के बादलों से भरा हुआ था और हवा में बारिश की महक फैली हुई थी। सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग तूफान से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और आश्रय की तलाश कर रहे थे। चेहरे पर गंभीर भाव लिए एक युवक बारिश की परवाह किए बिना धीरे धीरे घोड़े पर सवार होकर सड़क पर जा रहा था। उसने काले रंग का वाटरप्रूफ लबादा ओढ़ा हुआ था और वह धीरे धीरे विसलविन रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहा था। मेरे घोड़े का अच्छे से ख्याल रखना, उस युवक ने रेस्तरां के एक कर्मचारी से कहा और अपने घोड़े की लगाम उसे सौंप दी। फिर वह शांति से विसलविन रेस्तरां में चला गया। बारिश के कारण विसलविन रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच भरा हुआ था और चारों ओर हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। रेस्टोरेंट का निचला तल इतना भरा हुआ था कि भीड़ में चलना भी मुश्किल था। रेस्टोरेंट में हर तरह के लोग मौजूद थे जो वार्षिक बैठकों को देखने और उनमें भाग लेने आए थे। चारों ओर नशे में धुत लोगों की बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थीं। माहौल अफवाहों और घटनाओं की चर्चाओं से भरा हुआ था। क्या तुमने सुना क्या हुआ? कल लिन हाई और उसका बेटा, वो निकम्मा लिन फैंग, लिन कबीले से निकाल दिए गए। लिन कबीले ने आखिरकार उस निकम्मे को अपने घर से निकालने का फैसला कर लिया है। हाँ, मुझे लगता है कि यह खबर यांगजो शहर में पहले ही फैल चुकी है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिन बा दाओ बेहद शक्तिशाली है। ये खबर पहले ही फैल चुकी है कि उसने लिन हाई को हराया और उसे कबीले से निकाल दिया। हालांकि वह न केवल बहुत शक्तिशाली है बल्कि उसका बेटा और बेटी भी बेहद प्रतिभाशाली हैं। वे दोनों लिंची स्तर तक पहुंच चुके हैं। इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए गर्व की बात है। वे उस निकम्मे से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। कहते हैं कि लिन बा दाओ ने लिन हाई को हराया और उसे कबीले से निकाल दिया क्योंकि उसने बेरहमी से लिन फैंग और लिन होन के बीच लड़ाई में दखल देने की कोशिश की थी। अगर लड़ाई जारी रहती तो लिन फैंग लिन होन के हाथों मारा जाता। कबीले का मुखिया कितना बेशर्म हो सकता है, बिना चेतावनी दिए युवा पीढ़ी पर हमला कर दे। लिन परिवार में जो कुछ हुआ था उस पर आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में लोग अपनी राय दे रहे थे। लिन फैंग पहली मंजिल पर पहुंचकर बैठने ही वाला था कि उसने लोगों की बातचीत सुनी। वह उठा और रेस्तरां के भूतल की ओर वापस जाने लगा। लिन परिवार के बारे में फैलाई जा रही ये झूठी बातें, जाहिर है हम इसलिए चले गए क्योंकि हम इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या लिन बा दाओ और उनका परिवार सच में इतने बुद्धिमान हैं? लिन फैंग ने व्यंग्य से सोचा। लिन बा दाओ की धृष्टता की कोई सीमा नहीं थी। उसने तो यहां तक कह दिया था कि उसने खुद लिन हाई को हराया था। लिन फैंग इन अप्रत्याशित अफवाहों के बावजूद शांत रहने की कोशिश कर रहा था। प्रिय अतिथि, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? एक वेटर ने लिन फैंग का अभिवादन करते हुए पूछा। मुझे एक बोतल वाइन और कुछ अचार चाहिए, लिन फैंग ने कहा। देखते ही देखते उनका ऑर्डर टेबल पर आ गया। रेस्टोरेंट इस समय की व्यस्तता का आदी था। मैंने सुना है कि विसलविन रेस्टोरेंट ताज़ा खबरें सुनने के लिए सबसे अच्छी जगह है। काश कोई मुझे यांगजो शहर की वार्षिक बैठक के बारे में बता पाता। लिन फैंग ने अपने गिलास में शराब डालते हुए सोचा। उसने गिलास उठाया और अपने पिता के लिन वंश से आखिरकार आजाद होने की खुशी में टोस्ट किया। उसने हर बूंद का स्वाद लिया। शराब से उसके पेट में एक गर्माहट सी महसूस हुई। आज की शराब काफी तेज थी। यह उस शराब से बिल्कुल अलग थी जो लिन फैंग ने पहले पी थी। वह रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल पर बढ़िया शराब पीने का आदी था। उसी क्षण 3 लोग विसलविन रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। उनमें 2 महिलाएं और एक पुरुष था। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उन तीनों पर टिकी थीं। युवक को बोलने की जरूरत नहीं थी, वह बस अपने पंख वाले पंखे से हवा करता रहा। वे अभी अभी एक बेहद शानदार गाड़ी से उतरे थे और तीनों के हाथों में पंख वाला पंखा था। वे सभी बेहद आत्मविश्वासी और निश्चिंत दिख रहे थे।
दोनों लड़कियां हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थीं, एक हल्के हरे रंग की थी जबकि दूसरी में नीले रंग की झलक थी। न केवल उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था बल्कि वे बेहद खूबसूरत भी थीं। उनका चेहरा कोमल था और उनका शरीर भी बेहद आकर्षक था। भीड़ का ध्यान विशेष रूप से एक लड़की पर केंद्रित था। बारिश हो रही थी, फिर भी उस लड़की के शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उसने नीले रंग की हल्की झलक वाले हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वह सागर की तरह शांत और निर्मल लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके वस्त्रों का रंग उसके हर अंग को निखार रहा हो। उसके शरीर का हर हिस्सा देखने में मनमोहक था। उसकी आंखें पानी की तरह निर्मल थीं। वह बेहद आकर्षक थी, मानो मोहक अदाएं उसकी आत्मा में बसी हों। उसके बगल में खड़ी हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने खूबसूरत लड़की की सारी रौनक फीकी पड़ गई थी क्योंकि वह उसके सामने खड़ी थी। ना लान हाय, तुम पहले ऊपर जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं रुकती हूँ, दूसरी युवती ने कहा। उसकी आवाज सुनने में मधुर थी। ठीक है, ना लेन हाय ने अपने पंख वाले पंखे को पकड़े हुए जवाब दिया। तुरंत बाद वह पहली मंजिल पर चली गई। फिर हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने उस युवती ने बैठने के लिए अच्छी जगह ढूंढते हुए कमरे पर नजर डाली। मैडम, लगता है यहाँ बैठने की जगह नहीं है। हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवती ने कमरे में चारों ओर देखा लेकिन उसे बैठने की जगह नहीं मिली। रेस्तरां में सामान्य से अधिक भीड़ थी। मैडम, कृपया एक पल रुकिए। हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवती ने देखा कि एक युवक अपनी मेज पर अकेला बैठा है। वह लिन फैंग की ओर बढ़ने लगी। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया, हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवती की ओर देखा और पूछा, क्या मैं किसी काम में आपकी मदद कर सकता हूँ? जी हाँ, उस युवती ने लिन फैंग की मेज पर एक चांदी का सिक्का फेंकते हुए कहा और फिर बोली, मैं ये चांदी का सिक्का आपकी मेज के बदले में दे रही हूँ। लिन फैंग अचंभित रह गया और फिर हल्का सा मुस्कुराया। उसने एक चांदी का सिक्का भी निकाला और उसे मेज पर रख दिया। इसका क्या मतलब है? उस युवती ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और उस युवती की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें ये चांदी का सिक्का दे रहा हूं और तुम जाकर मेरी नजरों से दूर किसी दूसरी जगह पर बैठ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस युवती ने उलझन और गुस्से भरे लहजे में कहा। तुरंत बाद उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे जानते भी हो? लिन फैंग चुप रहा और उसने अपना सिर हिलाया। उसने अपने गिलास में शराब डालना जारी रखा और उसे पी लिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अब जाओ यहाँ से, लिन फैंग ने अचानक बहुत ही ठंडे लहजे में कहा। जब उस युवती ने लिन फैंग की अभद्र भाषा और ठंडे लहजे को सुना तो वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी और अचानक अपने शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित की। लिन फैंग के चेहरे पर विस्मय का भाव था। युवती उससे छोटी थी और वह पहले ही ऊर्जा के 8वें स्तर को पार कर चुकी थी, इसलिए उसका ऐसा घमंडी रवैया होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। क्या अब डर गए? लिन फैंग के चेहरे के भाव देखकर उस छोटी लड़की ने पूछा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, मानो कोई बच्चा बहस जीत गया हो। लिन फैंग उसकी प्रतिक्रिया देखकर फिर से अचंभित हो गई, लेकिन चुप रही। लू एर, कृपया कोई परेशानी मत खड़ी करो, एक कोमल और मधुर आवाज सुनाई दी। यह नीले रंग की हल्की झलक वाले हरे वस्त्र पहने खूबसूरत और आकर्षक लड़की की आवाज थी। वह हल्के हरे वस्त्र पहने युवती को नापसंदगी भरी निगाहों से देख रही थी। लू एर हमेशा ऐसी ही रहती है, कृपया उसे दोष मत दीजिए, सुंदर लड़की ने मुस्कुराते हुए लिन फैंग से कहा। उसके शब्द सुहावनी वसंत ऋतु की हवा के समान थे। तुरंत बाद वह लिन फैंग की मेज की ओर बढ़ी और उसके साथ बैठ गई। वह बहुत सहज लग रही थी। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने उनमें से किसी को भी अपने कार्यों के लिए माफी मांगते नहीं सुना था, मानो उन्हें उसे कुछ समझाने की जरूरत ही न हो। इसके अलावा हरे और नीले रंग की पोशाक वाली लड़की ने बैठने से पहले लिन फैंग से ये भी नहीं पूछा कि क्या वह सहमत है। क्या मैं तुम्हारे नौकरों में से एक दिखता हूँ? इस दुनिया में मालिक भी होते हैं और नौकर भी। आज मैं इस मेज का मालिक हूँ और मैंने तुम्हारे जैसे नौकर को बैठने की इजाजत नहीं दी है, लिन फैंग ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। सुंदर लड़की अवाक रह गई, फिर उसने नाराजगी से आह भरी। वह जहां भी जाती हर कोई उसका आदर करता और उसकी बात मानता। अगर वह किसी के साथ एक ही मेज पर बैठती तो वह व्यक्ति खुद को बेहद सम्मानित महसूस करता। ज्यादातर पुरुषों को तो उसकी आंखों में आंखें मिलाने का भी मौका नहीं मिलता था, एक ही मेज पर बैठने की तो बात ही छोड़िए। उस दिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसे लिन फैंग जैसा कोई मिलेगा जो उसका मजाक उड़ाएगा। मैडम, हमें इस अज्ञानी व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए, हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवती ने कहा। वह लिन फैंग की बातों से और भी क्रोधित हो गई थी। छोड़ो इसे, लू, सुंदर लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह खड़ी हो गई और बोली, चूंकि वह हमारा स्वागत नहीं कर रहा है तो चलो कोई और जगह ढूंढ लेते हैं। बस कुछ लोगों में शिष्टाचार की कमी होती है। अगली बार हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इतना कहते ही वह खूबसूरत लड़की मुड़कर चली गई। श्रीमती नालैंड, वह व्यक्ति आपको और आपकी महानता को पहचान नहीं पा रहा है। आपका परिवार बहुत प्रभावशाली है, खुद को उसके स्तर तक मत गिराए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ सकती हैं। भीड़ में मौजूद लोगों ने लड़की को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा। इस बार उस खूबसूरत युवती ने मना नहीं किया, उसने सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, जिससे उसे आमंत्रित करने वाला व्यक्ति अपनी किस्मत पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। वो लड़का कितना खुशनसीब है, मैंने उसे पहले क्यों नहीं बुलाया। दृश्य देख रहे लोगों ने आह भरी। उन्हें बेहद पछतावा हो रहा था कि उन्होंने पहल क्यों नहीं की। ये कैसा आदमी है, लगता है इसकी आंखें ही नहीं है। मिस नालैंड इसके साथ बैठना चाहती हैं, जो कि जीवन में एक बार ही होता है, और ये मना कर देता है। शायद यही उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशनसीबी थी। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। लिन फैंग अपने चारों ओर तरह तरह की बातें सुन सकता था। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। चापलूसी, अहंकार, शक्ति और इनसे जुड़ी हर चीज
लोग अमीर और शक्तिशाली लोगों से चिपके रहते हैं। लिन फैंग केवल आपसी सम्मान में विश्वास करता था। अगर कोई लिन फैंग का सम्मान करता तो वह भी उनका सम्मान करता। हरे और नीले वस्त्र वाली लड़की और हल्के हरे वस्त्र वाली लड़की ने शुरू से अंत तक लिन फैंग का सम्मान नहीं किया, तो क्या उसे उनके द्वारा सम्मान न दिखाए जाने पर भी चापलूसी भरा व्यवहार करना चाहिए था? वह कभी भी खुद को इतना नीचा नहीं करेगा कि घुटनों के बल जीवन व्यतीत करे। लिन फैंग ने आसपास की बातचीत से हरे और नीले रंग के वस्त्र पहने उस लड़की की हैसियत का अंदाजा लगा लिया था। वह नगर प्रमुख की इकलौती बेटी थी, खूबसूरत और प्रतिभाशाली ना लिन फैंग। जैसा कि कोई सोच सकता है, ना लिन फैंग और लिन कियान वास्तव में काफी हद तक एक जैसी हैं। वे हर किसी को अपने से नीचे कीड़े मकोड़े समझती हैं। वे सबकी अनदेखी करती हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। वे दोनों ही बेहद स्वार्थी हैं। लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए सोचा। ना लिन फैंग के बारे में कई अफवाहें थीं जिनमें उन्हें अद्भुत और परिपूर्ण बताया गया था, लेकिन वास्तविकता में वे बिल्कुल अलग थीं। मिस ना लिन फैंग, अब जब आप आ ही गई हैं तो क्यों न ऊपर आकर थोड़ी बातचीत करें? हम आपको अपने साथ बैठने का न्योता भी दे सकते हैं। रेस्तरां के ऊपरी तल से एक ठंडी आवाज आए। पूरा समूह स्तब्ध रह गया। भला किसकी इतनी हिम्मत हुई उससे इस तरह बात करने की? किसकी इतनी बदतमीजी करने की? हाँ, मैंने लिन कुल की छोटी मालकिन को बहुत देर तक इंतजार करवाया। चलो फिर ना लिन भी आकर तुम्हारे साथ बैठती है। ना लिन फैंग हंसते हुए बोली और तुरंत ऊपर चली गई। लिन कबीले की युवती, वह लिन कुल की लिन कियान थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने ना लिन फैंग से उस तरह बात करने की हिम्मत की। मैंने सुना है कि लिन कियान पूरी तरह बदल गई है। उसके अतीत और वर्तमान की कोई तुलना ही नहीं है। उसमें अद्भुत प्रतिभा है और हाओ यूए संप्रदाय में उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। हाँ, बिल्कुल सही, ये लिन कियान ही होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यांगजो शहर में इतनी प्रतिभा वाली दो बेहद खूबसूरत युवतियां हो सकती हैं। कुछ देर पहले जो आवाज सुनाई दी वह वाकई लिन कियान की ही थी। उसकी आवाज में पहले जैसी ही घमंड भरी थी। लिन फैंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। रेस्तरां में लोगों की बातें सुनकर लिन फैंग ने बहुत कुछ सीखा। उसे शहर में हो रही घटनाओं की खबरें भी सुनने को मिली। उस दिन रेस्तरां में मौजूद सबसे प्रतिभाशाली युवा साधकों में से एक ना लिन फैंग थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। लिन कियान भी आई हुई थी, साथ ही गु वंश और वेन वंश के अन्य युवा शिष्य भी मौजूद थे। वे सभी ऊपर बैठे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि लिन फैंग उनके नीचे बैठा है। आनंद लें, एक्सो। लिन फैंग उठ खड़ा हुआ और बातचीत कर रहे लोगों के समूह से घिरी एक डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा। उसे आते देख उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। आखिर लिन फैंग ने उसके साथ बैठने की कोशिश कर रही लड़कियों के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया था। उसने ना लिन फैंग को नाराज कर दिया था, जिसे हर कोई अपना आदर्श मानता था। क्या कोई समस्या है? मेहमानों में से एक ने लिन फैंग को घूरते हुए अमित्रतापूर्ण लहजे में पूछा। लिन फैंग ने 2 चांदी के सिक्के निकाले और उन्हें मेज पर फेंक दिया। वह मुस्कुराया और बोला, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। मेज पर बैठे लोगों के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। लिन फैंग के उनके साथ शामिल होने पर वे तुरंत दोस्ताना और खुश हो गए थे। 9 क्लाउड्स कॉन्टिनेंट में मुद्रा के रूप में कीमती पत्थरों के साथ साथ सोने, चांदी और कांसे के सिक्के भी इस्तेमाल होते थे। बेहद अमीर परिवारों के पास कीमती पत्थर तो होते थे, लेकिन उन्हें दैनिक खर्चों के लिए चांदी और सोने के सिक्कों की भी जरूरत पड़ती थी। ये देखते हुए कि एक साधक के बहुत सारे खर्चे होते हैं, आसानी से उपलब्ध चांदी या सोने के सिक्कों को कोई मना नहीं करेगा। उन्होंने जल्दी से लिन फैंग के लिए जगह बनाए और बैठने के लिए एक कुर्सी लगाई और उनसे पूछा, भाई आपको किस काम में मदद चाहिए? अरे ये थोड़ा अजीब लग सकता है। ना लिन फैंग और कुछ अन्य उत्कृष्ट साधक एक साथ इकट्ठा हुए हैं, वे वास्तव में क्या कर रहे हैं? लिन फैंग ने पूछा। भाई ये तो सबको पता है, शहर के वरिष्ठ साधक यांगजो शहर में होने वाली वार्षिक सभा की तैयारी कर रहे हैं। ना लिन फैंग ने कुछ लोगों को आमंत्रित किया है ताकि वह सबसे होनहार युवा कबीले के सदस्यों को कुछ जानकारी दे सके और यह समझा सके कि इस प्रतियोगिता से उसके कबीले को क्या लाभ चाहिए। बेशक ना लिन फैंग के मन में और भी कुछ है। उस व्यक्ति ने लिन फैंग को सस्पेंस में रखने के लिए बोलना बंद कर दिया। जैसा कि सभी जानते हैं, हर साल यांगजो शहर पर शासन करने वाला कुल एक टूर्नामेंट आयोजित करता है जिसमें असंख्य युवा साधक भाग लेते हैं और युद्धों में शामिल होते हैं। इस साल भी ऐसा ही है। ना लिन फैंग शहर के स्वामी के कुल की एक प्रमुख हस्ती है। उन्होंने इन सभी उत्कृष्ट शिष्यों को कुछ बातें समझाने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन साथ ही अपने शत्रुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी। लिन फैंग ये जानकारी सुनकर हंस पड़ा। यांगजो शहर का टूर्नामेंट स्पष्ट रूप से कोई रहस्य नहीं था। वह टूर्नामेंट के आयोजन के कारण ही यांगजो शहर वापस आया था। इसीलिए वह यूनहाई संप्रदाय में वापस नहीं लौटा और यांगजो शहर में कुछ और समय रुकने का फैसला किया। मैंने सुना है कि यह बैठक पिछली बैठकों से अलग होने वाली है। मैंने सुना है कि वे यांगजो शहर में स्थापित न होने वाले कुलों के उत्कृष्ट शिष्यों को आमंत्रित करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या सिर्फ अफवाह है। लिन फैंग ने आगे पूछा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। यांगजो शहर में कियू लैन बहुत प्रसिद्ध है। शहर के गुरु ने इसी कारण से उनसे इन सभी लोगों को इकट्ठा करने को कहा था। यांगजो शहर की प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक सभी उत्कृष्ट शिष्यों को कियू लैन से मिलना होगा। मैं समझ गया। इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मदद मिली। लिन फैंग ने विनम्रता से कहा। उसे जो कुछ जानना था वह सब उसने जान लिया था। लिन फैंग ने जल्दी से अपनी शराब और अचार खत्म किया। रेस्टोरेंट का माहौल उसके लिए बहुत शोरगुल भरा हो गया था और उसे सिरदर्द हो रहा था। ना लिन फैंग, क्या वह लड़का है जिसने तुम्हें अभद्र तरीके से बात करने की हिम्मत की? हमें जाकर उसे अपाहिज कर देना चाहिए। एक भयानक स्वर में आवाज आई जिससे रेस्तरां में मौजूद सभी लोग अचानक चुप हो गए। इसके तुरंत बाद सभी ने पहली मंजिल की सीढ़ियों पर लोगों को खड़े देखा।
दो आकृतियां धीरे धीरे नीचे आ रही थीं। एक हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने लड़की थी जो अभी ना लिनफेंग के साथ आई थी और दूसरी ना लिनहाई थी जो अभी ऊपर गई थी। उस लड़के की किस्मत खराब है। भीड़ ने लिनफेंग की ओर देखा। सभी को लिनफेंग के साथ होने वाले बुरे अंजाम पर दुख हुआ। उस आदमी ने हद से ज्यादा लापरवाही बरती। उसने बेवजह मुसीबत खड़ी कर दी। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी गलतियों को सुधार लेगा। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें कई छिपे हुए खतरे हैं जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। रेस्तरां में मौजूद सभी लोग लिनफेंग को देखते हुए कानाफूसी कर रहे थे। ना लिनफेंग को नाराज करने के कारण ये उसके आखिरी पल होने वाले थे। माफी मांगने से उसे कोई राहत नहीं मिलने वाली थी। हालांकि लिनफेंग ने सबकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। उसे सिरदर्द था और वह इतना थका हुआ था कि सोच भी नहीं पा रहा था। उसने शराब पी रखी थी और दूसरों के चेहरे ठीक से नहीं देख पा रहा था। असल में वह काफी नशे में था। उफ, उसे अपनी बदतमीजी के लिए मर जाना चाहिए। ना लिनहाई मुस्कुरा रहा था और उसका चेहरा एकदम ठंडा था। वह धीरे धीरे लिनफेंग की ओर बढ़ रहा था। तुम्हारा आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इतनी बेपरवाही दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? लिनफेंग के बगल में आकर खड़ी ना लिनहाई ने उसे नीचे देखते हुए कहा। तुमने राजकुमारी ना लिनफेंग का अपमान किया है, अब इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शब्दों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसकी साधना को तुरंत पनडुब्बी बना दो, हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवती ने अधीरता से कहा। हे ठीक है, ना लिनहाई ने अपना पंखा हिलाते हुए जवाब दिया। उस पंखे से वह स्मार्ट और सुरुचिपूर्ण दिख रहा था, लेकिन वह तलवार की तरह तेज भी था। यह देखकर लिनफेंग थोड़ा होश में आया। उसने ना लिनहाई की ओर घृणा भरी निगाहों से देखा। उसके ठंडे भावों को देखकर ना लिनहाई कांप उठी। ये लिनफेंग ही था, सच में ये वही था। वह शक्ति अचानक गायब हो गई। ना लिनहाई ने यह उम्मीद नहीं की थी कि ना लिनफेंग को नाराज करने वाला व्यक्ति ही सारी अफवाहों का केंद्र होगा। लिनफेंग। ना लिनहाई को स्पष्ट रूप से पता था कि ये सभी अफवाहें सच नहीं थीं। कुछ समय पहले ही उसने विसलविन रेस्टोरेंट में लिनफेंग की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। वह न केवल ताकतवर था बल्कि निर्दयी भी था और उसे नाराज करने वालों पर जरा भी दया नहीं दिखाता था, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। शायद ताकतवर और निर्दयी शब्द सही नहीं है, बल्कि वह तो मानव रूप में एक राक्षस था। वह ताकतवर या निर्दयी नहीं था, बल्कि कमजोर जानवरों को काबू में करके मार डालना उसका स्वभाव था। ना लिनहाई ने भी सुना था कि लिनफेंग के पिता को लिन कुल से निकाल दिया गया था। हालांकि उसने यह नहीं सुना था कि इसका कारण लिन बादाओं की अत्यधिक शक्ति थी, बल्कि इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसे कुल का विनाश करने से रोकने के लिए आदरणीय बुजुर्ग को हस्तक्षेप करना पड़ा था। उसने ये भी सुना था कि लिनफेंग ने शक्ति का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था और उसे रोकने के लिए एक बुजुर्ग और लिंगची स्तर के 2 शिष्यों की आवश्यकता पड़ी थी। दफा हो जाओ, लिनफेंग ने बर्फीले ठंडे स्वर में कहा, जिससे ना लिनहाई की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लिनफेंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी। वह वाकई डरावना था। लिनफेंग के शब्द उसे चाकू की तरह चुभ गए और लिनफेंग को नाराज करने के ख्याल से ही ना लिनहाई एक कदम पीछे हट गया। ना लिनहाई, क्या तुमने अभी तक हमला नहीं किया? हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवती ने यह देखकर कहा कि ना लिनहाई ने अभी तक लिनफेंग की साधना शक्ति को नष्ट नहीं किया था, बल्कि पीछे हट गया था। वह इस घटनाक्रम से बेहद क्रोधित थी। ऐसा लग रहा था मानो ना लिनहाई ने उसकी बात सुनी ही न हो, बल्कि वह मुड़कर बोला, चलो जल्दी चले। ये कहते ही वह तुरंत जाने लगा। क्या ना लिनफेंग ने तुम्हें बुलाया था? लिनफेंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में पूछा, जिससे ना लिनहाई की वापसी धीमी हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चलता रहा और हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवती को अपने साथ खींचकर ले गया, मानो उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता हो। लिनफेंग मन ही मन मुस्कुराया। उस क्षण लिनफेंग को सब कुछ स्पष्ट हो गया था। वे लोग जो खुद को इतना महान समझते थे, उसकी पहचान जानने के बाद उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे अभी भी शक्तिशाली दिख रहे थे, क्या वे अभी भी उसी घमंडी लहजे में बात कर रहे थे? लिनफेंग ने जल्दी से अपना प्याला एक ही घूंट में खाली किया और खड़ा हो गया। फिर उसने अपना काला रेन केप और एक पुआल की टोपी पहनी और तुरंत चला गया। पूरी भीड़ केवल उसकी आकृति को देखती रही, क्योंकि वह आत्मविश्वास से सुरक्षित बाहर निकल गया। विसलविन रेस्टोरेंट में मौजूद भीड़ उस अजनबी युवक को घूर रही थी। उनके मन में उससे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। वह कौन सा युवक है जिसने घमंडी ना लिनहाई को पीछे हटने और डरने पर मजबूर कर दिया? भीड़ में मौजूद लोगों ने पूछा। उन्होंने सोचा था कि लिनफेंग मर जाएगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे देखते ही कांप उठेगा। लिनफेंग को देखते समय ना लिनहाई के चेहरे पर स्पष्ट रूप से घोर भय के भाव थे। उसके हाव भाव से पता चलता था कि वह उस युवक को उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ना लिनहाई, यह क्या था? हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने लड़की ने गुस्से से ना लिनहाई का हाथ झटकते हुए पूछा। वह लिनफेंग था, उत्तर दिया ना लिन है। लिन कबीले का निकम्मा, ल्यूएर, लिन कुल की यह निकम्मी औरत। क्या तुम इन सब झूठों पर यकीन करती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे कमजोर होने की वजह से लिन कुल से निकाल दिया गया था? हमारे कुल की रिपोर्टों के अनुसार लिनफेंग ने लिनवू को कीड़े की तरह जमीन पर घिसटने पर मजबूर कर दिया था। उसने लगभग लिनहॉन को मार ही डाला था, जिसने लिंगची स्तर को पार कर लिया था। लिन कियान ने बीच में आकर लड़ाई को रोका और अपनी पूरी ताकत से भी वे लिनफेंग के हमले को नहीं रोक पाए। अगर एक बड़े ने बीच में आकर लड़ाई को न रोका होता तो लिनहॉन अब तक अपनी आखिरी सांसें ले चुका होता। क्या आप कह रहे हैं कि वह लिनहॉन को हराने में सक्षम था जिसने लिंग क्यू स्तर को भेद दिया है? ये कैसे संभव है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, उस युवती ने कहा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह बिल्कुल सच है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक पल रुकिए, हम छोटी मालकिन से पूछ सकते हैं। ना लिनहाई ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा।
पिछली बार विसल विंड रेस्टोरेंट में लिन फैंग को देखने से पहले वह भी यही सोचता था कि लिन फैंग के बारे में फैली ये सारी अफवाहें झूठी हैं, कि वह सिर्फ एक निकम्मा है, लिन कुल के लिए कलंक और कलंक है। वह सोचता था कि ये अफवाहें दूसरे कुलों ने लिन कुल को बदनाम करने के लिए फैलाई हैं। हालांकि बाद में उसे पता चला कि ये अफवाहें जानबूझकर लिन कुल के कुछ सदस्यों ने फैलाई थी, जिन्होंने घटनाएं देखी थी। ये स्पष्ट था कि लिन बादाओं ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई थी। लिन हाई भी अपने बेटे के बारे में गलत था। उसे नहीं पता था कि लिन फैंग अब उतना कमजोर और डरपोक नहीं रहा जितना पहले था। लिन फैंग विसल विंड रेस्टोरेंट से बाहर निकला और कियानली जू पर कूद पड़ा। वह रेस्टोरेंट से ज्यादा दूर नहीं गया। वह विसल विंड रेस्टोरेंट के पास स्थित एक सराय में गया। वह सराय में इसलिए गया क्योंकि वह लिन कबीले में वापस नहीं जा सकता था और उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। यांगजो शहर में सराय के अलावा रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। उसने तुरंत सबसे अच्छे कमरों में से एक कमरा चुन लिया, विशाल और शांत, ताकि कोई उसे परेशान न करे। वह बैठ गया और तुरंत ध्यान करने लगा। उस जानलेवा चोट के बाद उसके शरीर में एक भूख सी जाग उठी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर और अधिक शक्ति और सब पर राज करने की ताकत के लिए तड़प रहा हो। उसे बस और अधिक शक्ति चाहिए थी और फिर कोई भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता था जैसा उन्होंने उसके और उसके पिता के साथ किया था। अपनी ताकत के बल पर लिन फैंग और लिन हाई अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे और उन लोगों को कुचल देंगे जिन्होंने अतीत में उनका अपमान किया था। एक दिन लिन फैंग लिन कबीले के सदस्यों को वार्षिक सभा में उसके और उसके पिता के साथ किए गए व्यवहार पर पछतावा करवाएगा। लिन फैंग लिन कबीले को दिल से पछतावा करवाएगा, उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि काश वे अपने कार्यों को बदल पाते। अपनी ताकत से वह अपना बदला लेगा और वह दिन अब दूर नहीं है।